Good evening, Snehashish. Good evening, sir. Okay, good evening. ओके सर, चलो तो कंपनी लॉ में आज डिस्कस क्या करना है। आज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, कंपनी का जो एमओए और एओए होता है ना सर, जो मतलब हर एक क्लास में हम लोग इसके बारे में बात बहुत बार किए हैं, लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल है क्या, इसमें तो चर्चा करेंगे ही। इसके अलावा चर्चा करना है कंपनी का कैपिटल के बारे में, ठीक है, जिसमें लास्ट दिन बात हो रहा था, थोड़ा सा बाद में थोड़ा कंप्लीट नहीं हो पाया, लाइक प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सब में बात हो रहा था। फिर उसके ऊपर बात एओए एंड एमओए के ऊपर डिपेंड करके, एओए एंड एमओए के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को बात करना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पे एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे। तो चलो क्या है, एक एक करके बात बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले से स्टोरी सुन के मतलब ऐसे सुन के फ़ायदा नहीं है, एकदम डिटेल्स देख के ही क्या है पूरा का पूरा एकदम छान मारेंगे। याद है आप लोगों को, लास्ट क्लास हम लोगों ने शेयर्स के बारे में बात किया था, याद है सबको। कैपिटल के बारे में तो पूरा हो गया था सर, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। हाँ सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल तो सबको समझ में आ गया था लास्ट क्लास में, याद है। हेलो, Yes, sir. ओके सर, ठीक है। उसमें हम लोग नॉमिनल एंड ऑथराइज शेयर, रजिस्टर्ड शेयर, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फॉर द कंपनी। ओके, कंपनी के केस में एक बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अच्छा चलो, तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग आगे का चर्चा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे का चर्चा में क्या होगा चलो देखते हैं। पहले तो शेयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीन सबको शो हो रहा है ना, स्क्रीन शो हो रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो देखो पहले शेयर्स के बारे में बात कर लूँ। ऐसे शेयर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, आज थोड़ा ज़्यादा बात करूँगा। ठीक है सर, तो जब भी कोई कंपनी आता है ना, तो कंपनी ना मार्केट से शेयर उठाते हैं। आप लोग ज़रूर सुने होंगे, बचपन में आप लोग कंपनी लॉ भी कर, कंपनी अकाउंट्स भी किए हो, तो कंपनी अकाउंट्स में भी ये कॉन्सेप्ट होता था कि कंपनी शेयर इशू करता है। यस ना सर, कंपनी शेयर इशू करता है, हाँ करता है ना, Yes, sir. है ना। तो एक होता है कि जो पब्लिक से ही कंपनी शेयर लेता है, अगर प्राइवेट कंपनी हो तो अपने मेंबर के अंदर लेना पड़ेगा, और अगर पब्लिक कंपनी है मतलब जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, तो वो पब्लिक के पैसे से बिजनेस कर पाते हैं। यस ना सर, तो ये जो नेचर ऑफ शेयर्स है, दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में इसको डिफाइन किया गया है। इससे पहले वाला एक्ट में भी ये सब डिफाइन था। द टर्म शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, इट इंक्लूड स्टॉक। शेयर को स्टॉक भी कहा जाता है, लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था थोड़ा सा। A share thus represents such proportion of the interest of the shareholders as the amount paid up thereon bears through the total capital payable to the company. It is measures of the interest in the company's asset to which persons holding a share is entitled. मतलब कंपनी का जो टोटल एसेट होता है उसके साथ इसका काफ़ी अच्छा खासा कनेक्शन होता है, बिकॉज पब्लिक से पैसा मिलता है शेयर के थ्रू से, उसी पैसे से मार्केट में कंपनी बिजनेस करता है। इन सिंपल समझा जाए तो शेयर मतलब एक्चुअली कैपिटल का सोर्स। ठीक है, वही कैपिटल का सोर्स मतलब बिजनेस के लिए पूंजी, और वही पूंजी से ही कंपनी बना पाते हैं एसेट्स। यस ना सर, शेयर शेयर से कंपनी को क्या मिलता है, शेयर से कंपनी को मिलता है कैपिटल, कैपिटल से बिजनेस को मिलता है बिजनेस करने का पैसा, और उसी बिजनेस करने के पैसे से कंपनी क्या बना सकता है, एसेट बना सकते हैं। तो बेसिक ये कनेक्टेड पॉइंट है, दिस इज अ वेरी कनेक्टेड एरिया। नाउ जैसे कि ये शेयर्स इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी, इसके बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। ये एक रियल लाइफ केस था, फेयरवेल जस्टिस का एक बहुत फेमस केस था, बोरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील बोरोज एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस में बताया गया था, ऑब्जर्व दैट शेयर इज नॉट ए सम ऑफ मनी बट इज एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय ए सम ऑफ मनी। मतलब ये सिर्फ एक पैसा नहीं है, मतलब नॉट जस्ट अ सम ऑफ मनी, इट्स मोर देन दैट, इट्स इंटरेस्ट मेजर्ड बाय ए सम ऑफ मनी एंड मेड ऑफ वेरियस राइट्स contained in the contract, including the right
टू ए सम ऑफ मनी और मोर और लेस अमाउंट, हाँ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर मैं, आप लोगों को याद है लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मैं आज भी बताऊंगा, थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा। यू शुड नोट दैट द शेयर होल्डर्स आर नॉट इन द आइज ऑफ लॉ पार्ट ओनर्स ऑफ द अंडरटेकिंग। ओके, shareholders are not in the eyes of law part owners of the undertaking. The undertaking is somewhat different from the totality of the shareholder. The rights of the obligations attaching to shares are those prescribed by the memorandum and article of a company. हम discuss करेंगे आज. It must, however, be remembered that a shareholder has not only contractual right against the company, but also certain other rights which accrue to him according to the provision of the Companies Act. इसके बारे में चर्चा last class में हुआ था. तो ये शेयर्स के बारे में, ये नॉट ओनली सम ऑफ मनी बट इंटरेस्ट ऑफ मेजर्ड बाई सम ऑफ मनी का इंटरेस्ट से भी, इंटरेस्ट मेजर्ड बाई सम ऑफ मनी, तो मैं डिस्कस करता हूँ। तो उसमें शेयर कैपिटल में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। और इक्विटी शेयर कैपिटल में भी आपको यहाँ पर दो तरह का दिख रहा होगा, एक विथ यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो लेट्स सबसे पहले ना एक बार कंपनी का इक्विटी प्रेफरेंस का ये एरिया एक बार समझ लेते हैं। तो चलो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं सर, ये शेयर डिवेंचर, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। यहाँ पर डिवेंचर के बारे में तो कुछ बात हो नहीं रहा है, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक बार डिवेंचर भी साथ में डिस्कस कर लिया जाए। सपोज मानो एक कंपनी है, ठीक है, कुछ भी कंपनी का नाम आप लोग लगा सकते हो, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, KSG स्क्वायर लिमिटेड, जो मन है आप लगा दो कंपनी का नाम। थोड़ा सा ये कंपनी का एक न्यू स्ट्रक्चर है, गजब दिखने में आ रहा है, पता नहीं कैसा कंपनी का दिख रहा है, मतलब शो है, बट मुझे लगा कि ऐसे कुछ बना देते हैं तो बना दिया मैंने, ठीक है। तो एक कंपनी है, ये क्या नाम लगाओगे कंपनी का? KSG स्क्वायर। हाँ चलो, जो भी मन है लगा दो, ठीक है, KSG स्क्वायर, ठीक है, लिमिटेड, स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी बना देते हैं, ठीक है सर, स्टॉक मार्केट लिस्टेड, तो स्टॉक KSG स्क्वायर पब्लिक लिमिटेड, जो आप लोगों को ठीक लगता है मैंने लगा दिया, ठीक है। ऐसे तो KSG का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? KSG स्क्वायर, बोलो क्या फुल फॉर्म है? नो सर। नॉलेज सीकर एंड गिवर। ये एक्चुअली मैंने जब इंस्टीट्यूशंस का नाम रखा था तो मैं इसका एक्चुअल नाम रखा था KSG स्क्वायर। एक्चुअली K फॉर है नॉलेज, ओनली जानकारी के लिए बता रहा हूँ सर, क्या नाम से मैंने इसको बनाया था, मैं और मैम, नॉट ओनली मी, नॉलेज सीकर्स, गेनर्स एंड गिवर्स। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। जब 2015 में हम लोगों ने दूसरा काम छोड़ के फुल टाइम लोगों को पढ़ाने के लिए सोचा, तो उस टाइम पे यही मकसद था कि मेन ऑब्जेक्टिव यही था सर कि नॉलेज सीकर्स, मतलब पहले तो सीकर्स का एक पहचान क्या होता है कि सच ढूंढना, मतलब दैट इज दी, मतलब जो नॉर्मल फाइंडिंग से सीकर्स को अलग करता है, जो सच्चाई ढूंढता है उसको सीकर्स बोलते हैं सर। तो नॉलेज सीकर्स, गेनर्स एंड गिवर्स, तो सच्चा ज्ञान ढूंढो, गेन करो और दूसरे को बांटो, दैट इज दी मेन ऑब्जेक्टिव, बस इसीलिए। लेकिन बाद में ये स्क्वायर को टाइप करने में दिक्कत हो गया था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अब टाइप करने में दिक्कत होगा तो क्या किया जाए। तो स्क्वायर का ऐसे मतलब तो होता है, कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र को बोलता है ना कि दिस इज स्क्वायर, ओके, जैसे कॉलेज स्क्वायर ऐसे होता है, वैसी तरह से मैंने सोचा ठीक है, कम से कम टाइप किया जा सकता है, और बाद में चेंज नहीं किया नाम को, ठीक है, जो है वही रख दिया, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से बनाया था तो कॉन्सेप्ट रख दिया था, ठीक है सर। चलो ये तो बस ऐसे ही जानकारी के लिए था। ओके, तो कंपनी है अभी KSG स्क्वायर स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो गया, ओके। अब KSG स्क्वायर को स्टॉक मार्केट लिस्टेड कर दिया, लेकिन इसमें प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर का क्या कॉन्सेप्ट है? चलो आप ही लोगों में से किसी को शेयर चाहिए, क्या लगता है KSG स्क्वायर का जो भी मतलब बिजनेस वैल्यूएशन है या फिर जिसको इसका ग्रोथ है, क्या लगता है आगे ग्रोथ होगा? अब डिपेंड करता है ना। यस सर। अच्छा, विश्वजीत बहुत कॉन्फिडेंट है कि आगे ग्रोथ होगा, बाकी लोगों को नहीं लगता क्या? हाँ सर, होगा, बहुत ज्यादा होगा, होगा। ज़्यादा होगा, ओके। ज्यादा तो तो हो गया। अरे चलो यार, सबको लगता है क्योंकि आप सबसे ही बना हुआ है, तो फिर अगर हम सबको लगता है तो ज़रूर आगे बढ़ेगा। अब सवाल क्या है? तू कॉलर ही नहीं। अच्छा, तेरे को कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, तू मत बोल, ठीक है, तू फिलहाल इक्विटी शेयर बनेगा कि प्रेफरेंस शेयर बनेगा ये बोल दे। हमें इक्विटी। ठीक है इक्विटी शेयर, ठीक है। अब देखो, आप लोगों में से जो लोग ये इक्विटी का ग्रुप बना दिया मैंने, ठीक है, इक्विटी ग्रुप वाले,
किसी किसी को ऐसा लगता है जो इक्विटी ग्रुप में आ गया ना सर, जो इक्विटी ग्रुप में आ गया उनको क्या लगता है, जो इक्विटी ग्रुप में आ गया उनको यही लगता है कि कंपनी आगे बढ़ेगा, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। बट इक्विटी ग्रुप में जब कोई आता है ना तो उसका एक फीचर्स क्या होता है, इक्विटी वाले का फीचर्स क्या होता है, वो कंपनी का ट्रू ओनर हो जाता है। बात को समझना सर, वो कंपनी का ट्रू ओनर हो जाता है। एक्चुअली मैंने एक गलती कर दिया। गलती क्या कर दिया बोलो तो प्रेफरेंस वाले को सामने रखना चाहिए था, ये सीक्वेंस सही नहीं हुआ, ये बोलते बोलते मैंने गलत लिख दिया। एक काम करते हैं, ये ग्रीन वाले को इक्विटी कर देंगे, ठीक है, नहीं ग्रीन वाले को तो डिवेंचर कर देंगे। रुको 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं ड्रॉ कर लूँ फिर समझाऊंगा मैं। ये येलो वाले जो है ना इसको बना देते हैं इक्विटी वाले। सर ऐसा ड्राइंग शायद आप लोग कभी ज़िंदगी में नहीं देखे हो, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ मेरे हाथ में। आप लोगों को जितना हंसना है आप लोग मन मर्जी हंस लो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये इक्विटी वाले हैं, ठीक है। ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सर, मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है, आप लोग इसको एकदम नज़रअंदाज करना। अच्छा, ये सबसे पहले अगर कंपनी को मानिए कि चलिए केएसजी स्क्वायर बन रहा है तो केएसजी स्क्वायर को पैसा चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए मार्केट से। तो मार्केट से इसको पैसा चाहिए तो कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए इन द सेंस कैपिटल, केएसजी स्क्वायर नीड कैपिटल। अब कैपिटल दो हिस्सा से हम लोग उठा सकते हैं मार्केट से, या तो कंपनी लोन ले सकते हैं, लोन प्लस शेयर्स। अब देखो जो कंपनी का प्रोमोटर है, प्रोमोटर में जैसे कि सर इज हेयर, प्रलय सर इज हेयर, मैम इज हेयर, ठीक है, प्रलय सर, मैम, पायल मैम, तो हम लोग तो प्रोमोटर ग्रुप में है ही सर, ठीक है, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो वी आर प्रोमोटर ग्रुप। अब जितना पैसा हम लोगों को डाल सकते हैं हम लोग तो वो डालेंगे, उसके लिए हम लोग तो एक्चुअली इक्विटी शेयर होल्डर हो ही गए, ओके, वी आर ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ जो लोग प्रोमोटर में से नहीं है बट बाद में उनको लगता है कि यस केएसजी स्क्वायर विल मूव ऑन एंड उसका ग्रोथ होगा, उसका आगे फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ है, अगर बिजनेस में ग्रोथ लगता है तो फिर वो भी पैसा देने के लिए रेडी है। अब केएसजी स्क्वायर मार्केट में क्या इशू कर रहा है, शेयर इशू कर रहा है। अगर दो है, अगर लोन इशू करेगा तो डिवेंचर वाले आ जाएगा। तो जैसे ये जो रेड कलर में जो है इनको डिवेंचर होल्डर मान लो, ये डिवेंचर होल्डर है, ये कंपनी के साथ ऐसा शर्त लगा रहा है कि कंपनी को मान के चलो कि कंपनी को अभी टोटल 10 लाख चाहिए, ठीक है, छोटा अमाउंट ही मान के चल रहा हूँ मैं, कंपनी नीड टोटल 10 लाख, 10 लाख में से 3 लाख डिवेंचर होल्डर देने के लिए राजी हो गया, 3 लाख प्रेफरेंस वाले भी देने के लिए राजी हो गया, और बाकी 4 लाख इक्विटी वाले देंगे, ठीक है सर। तो डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस वाले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है सर। आई थिंक ये तो समझ में आ गया, ड्राइंग में क्या हुआ समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो 10 लाख रुपए इनको चाहिए, ये केएसजी स्क्वायर को चाहिए, इसका 3 लाख डिवेंचर वालों को देना, मतलब डिवेंचर वालों से लिया है, मतलब डिवेंचर वाले केएसजी स्क्वायर को 10 लाख लोन की तरफ से दिया है, इसको लोन ही बोलते हैं, लो जो या तो कोई कंपनी दिया है या तो फिर कोई मान के चल सकते हो कि कोई इंडिविजुअल भी दिया है, ठीक है, जिनको कंपनी के शेयर में इंटरेस्ट नहीं है उनको लोन में इंटरेस्ट है, और वो इसके बदले एट द रेट ऑफ कितना इंटरेस्ट लेगा, चलो 12% का इंटरेस्ट ले रहे हैं, 12% इंटरेस्ट के तौर पे ये पैसा दे रहा है कंपनी को। समझ में कुछ आ रहा है सर? 12% इंटरेस्ट के मतलब अगेंस्ट पे, तो जो भी पैसा ये देगा उसके बदले में 12% इंटरेस्ट लेगा, तो टोटल कुल मिला के 3 लाख का डिवेंचर दे रहा है और बदले में 12% का इंटरेस्ट ले रहा है। ये कंपनी का ओनर में से कोई नहीं है, इसका ओनर में से कोई नहीं है, बिकॉज लोन दे रहा है ना सर, जो लोन देते हैं वो कभी ओनर नहीं बन सकता, वो बाहरी वाले इंसान, मतलब बाहरी एक, मतलब टोटली आउटसाइडर है। बिकॉज और इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई कंपनी किसी से लोन लेता है ना तो वो आउटसाइडर है, और सबसे पहले आउटसाइडर का पैसा चुकाना पड़ता है। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना इनकम स्टेटमेंट को, ध्यान से सुनना सर, ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग इनकम स्टेटमेंट के एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जिनको पता है या आता है वो उसको रिवाइज हो जाएगा, और जिसको नहीं आता या पता तो फिर वो देख लो। अच्छा आप ही लोग मुझे बताओ तो, सबसे पहले एक बिजनेस को रन करने के लिए उस बिजनेस में क्या सबसे पहले जरूरी है? मतलब एक बिजनेस कैपिटल,
नहीं नहीं सर, कैपिटल तो ऑब्वियसली, मतलब बिजनेस चल रहा है कैसे पता चलेगा? कैपिटल तो है, बिजनेस चालू कर दिया, बट मतलब हाउ वी गेट टू नो कि यस बिजनेस चल रहा है? सेल। थैंक यू सर। उसको रजिस्टर्ड करके। नहीं सर, सेल सिंपल, एकदम सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। बेच मतलब बिजनेस के में बिक्री बाटा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम लोग कोई भी दुकान हमारे आस पड़ोस में खुलता है, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो सेल इज द बिजनेस का सिंपल इनकम स्टेटमेंट ना, तो इनकम का स्टार्टिंग पॉइंट इज सेल। सिस्टम बताते हैं कि सेल से कुछ वेरिएबल कॉस्ट होता है, उसको लेस करना पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस। हर बिजनेस का एक डे टू डे खर्चा है, चाहे वो फुचका वाला हो, चाहे वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो एक लॉयर का फार्म हो, चाहे वो एक कोई भी टाटा मोटर्स या रिलायंस हो, उसका एक वेरिएबल एक्सपेंस, डे टू डे बेसिस का एक्सपेंस जो वेरिएबल है उसको होता है। सेल से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को हटा देते हो, जैसे सिंपल, अगर मानो कि आपके पास एक ओला या उबेर का गाड़ी है, ठीक है, कैब है, तो ओला उबेर वाले क्या डेली सेम खर्चा उठाते हैं? मतलब क्या उनका खर्चा डेली फिक्स्ड है, मतलब आज इतना ही ट्रिप मिलेगा ये फिक्स्ड है? एक उबेर वाले नो सर। क्या वो बोल सकते हैं कि उसका नो डेली सर। ट्रिप सेम होगा? हाँ, तो फिर अगर ट्रिप सेम नहीं होगा, अगर ट्रिप सेम नहीं होगा तो फिर तेल का एक्सपेंस भी सेम नहीं होगा ऑब्वियसली। हेलो, यस ना? तो फिर जो खर्चा वैरी करता है बिजनेस पे वो उसका वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे एक फुचका वाला, ठीक है, हर तरह का बिजनेस पे आप समझ सकते हो। एक फुचका वाला का क्या कॉन्सेप्ट है? फुचका स्टॉल, किसी को अगर पानी लाना है मुंह में मत लाना, ठीक है, फुचका। अरे कहाँ निकल नहीं रहा है फुचका, इसको हिंदी में बोलते हैं पानी पूरी या गोलगप्पे। अब फुचका वाले का क्या है कि ये तो स्टॉल लगा दिया, अरे फुचका वाला चाहिए हमें, ये स्टॉल लगा दिया, इसका डेली एक्सपेंस वैरी करेगा कि नहीं करेगा? इन लोगों का डेली एक्सपेंस, जैसे कि डेली क्या वो सेम बोल सकते हैं कि मेरा डेली सेम तरह का आलू बिकता है, मेरा सेम तरह का इमली का पानी बिक जाता है? ऐसा तो नहीं ना, ऑब्वियसली चेंजेस तो होगा, वैरी तो करेगा, है ना? तो ये उसका हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो जो उसका बिकेगा उससे अगर वो वेरिएबल कॉस्ट को हटा दे तो उसको जो मिलता है ना, इसको कहते हैं सर, क्या बोलते हैं, किसी को पता है? कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन इक्वल से इज अ डे टू डे प्रॉफिट काइंड ऑफ। थोड़ा सुन लो इनकम स्टेटमेंट, क्यों बता रहा हूँ, शेयर्स डिवेंचर्स और इक्विटी शेयर का एक बहुत गजब पॉइंट है, इसीलिए बता रहा हूँ। जो लोग शेयर मार्केट पढ़ाई करते हैं या फाइनेंशियल मैनेज पढ़ाई करता है ना, उनको मैं हमेशा ये भी चीज़ बताता रहता हूँ, ठीक है, मतलब सीरियसली जो लोग शेयर मार्केट में पढ़ाई करते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ाई करते हैं इंटर लेवल में या फाइनल लेवल में, उनके साथ ये सब बातें मेरा रोज का होता रहता है। तो आप लोगों के साथ भी मैं बात कर रहा हूँ, वैसे 11-12 लेवल में भी ना इसका एक छोटा बहुत बहुत पढ़ाया जाता है, अगर किसी ने थोड़ा गौर से देखा हो तो ज़रूर मिलेगा। तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज काइंड ऑफ डे टू डे प्रॉफिट। यू कांट से इट्स अ रियल प्रॉफिट, बट यस, जैसे कि रोज का जो पैसा आप घर लाते हो, रोज का जो पैसा आप अपने घर में लाते हो, बस सिंपल। कंट्रीब्यूशन से आपको हटाना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट। क्या हटाओगे? फिक्स कॉस्ट इन द सेंस, जैसे कि अगर कोई रेंट है, डिप्रिसिएशन है, ये सब खर्चा आपको लेस करना पड़ेगा जो फिक्स्ड अमाउंट में आप भरते रहते हो। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट हटा दिए तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा, कौन बोलेगा? EBIT. ईबीआईटी, वेरी गुड सर, जिनको पता है थैंक यू। ईबीआईटी इसका और एक नाम भी है सर, पीबीआईटी। लिख के रख सकते हो आप लोग, काम बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कोई भी बड़े कंपनी का इसी सिस्टम से बिजनेस चलता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी से सबसे पहले कौन सा खर्चा देना पड़ेगा? Interest. इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, थैंक यू सर। सबसे पहले जो भी बिजनेस पहला प्रॉफिट करेगा उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस सबसे पहले मिटाना है। मतलब अगर मार्केट से कोई लोन वगैरह है उसका खर्चा सबसे पहले, कोई चू नहीं कोई टू नहीं, पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस मिटाओ। मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो कोर्ट केस हो जाएगा। तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट एक्सपेंस चला गया तो जो आपके पास बचता है इसको क्या बोलेंगे? अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीटी और पीबीटी, वेरी गुड सर, ईबीटी और पीबीटी। इससे लेस करेंगे सरकार का टैक्स। सरकार को टैक्स भरना है, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, मतलब इनकम टैक्स, बेसिकली कंपनी का इनकम टैक्स, टैक्स भरेंगे। तो टैक्स दे दो सरकार को, जो बचा इसको क्या बोलेंगे? PAT. पैट या फिर ईएटी, दोनों नाम से जाना जाता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो पैट हो गया ना सर, इस पैट से, यहाँ पर मैं कर दिखा रहा हूँ बिकॉज जगह नहीं है, पैट से हमें लेस करना क्या पड़ता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या लेस करेंगे सर?
प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर बिजनेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। फिर पैट से प्रेफरेंस डिविडेंड चला गया, जो बचता है उसको क्या बोलेंगे? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बेसिकली दिस इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है ये, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, लेकिन क्या है ना सर, लॉ आप लोग जो पढ़ रहे हो ना कंपनी, वो तो कंपनी का फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए ही पढ़ रहे हो, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अब इस अर्निंग जो भी होगा ना इक्विटी शेयर होल्डर का, इसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा जानते हो? अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बोलते हैं उसको, अर्निंग पर शेयर। कुछ पॉइंट पे जरूर ध्यान देना। आपने जब प्रॉफिट करना चालू किया तो सबसे पहले कौन सा खर्चा मिटाया सर? प्रॉफिट इज द फर्स्ट प्रॉफिट इज ऑब्वियसली ईबीआईटी। योर पहला प्रॉफिट जो है आपका, पहला पहला प्यार या पहला प्रॉफिट जो है वो सबसे पहले आपका ईबीआईटी और पीबीटी। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट किया। थैंक यू सर। तो जो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए थे, इसमें केएसजी स्क्वायर जब भी बिजनेस चला के प्रॉफिट करेगा, व्हेनेवर दे मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट से सबसे पहले तो इसको डिवेंचर वाले को पैसा देना है। ठीक है, डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट पेमेंट सबसे पहले करना है, जैसे 12% का। फिर आता है प्रेफरेंस वाले। प्रेफरेंस वालों का भी कुछ कंडीशन ऐसा था कि इनको ना 15% का चाहिए। प्रेफरेंस वाले ऐसे ही आता है सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना एक प्रेफर्ड इंटरेस्ट लेने के लिए आते हैं। प्रेफर्ड डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है, सुनने में तो इंटरेस्ट जैसा ही लगता है, बिकॉज ये प्रेफरेंस वाले ना ये थोड़ा हाइब्रिड कैटेगरी का होता है। मतलब इसके अंदर डिवेंचर का भी कैरेक्टर होता है और इसके अंदर इक्विटी का भी कैरेक्टर होता है। याद रखना सर, इट्स अ हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। दिस ऑल आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, अब इसके अंदर हाइब्रिड क्यों? बिकॉज इसके अंदर ये जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड चाहिए ना, जैसे यहाँ पर ये क्या बोला 15% ही चाहिए, तो 15% फिक्स्ड हो गया, जैसे डिवेंचर वालों को 12% देना ही है। बट हाइब्रिड क्यों है? शेयर का कैरेक्टर कहाँ से आ गया जानते हो? प्रेफरेंस वाले 15% फिक्स्ड अमाउंट मांग रहा है, तो ये तो इंटरेस्ट की तरह हो गया, लेकिन फिर भी इसको इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको डिविडेंड बोलेंगे। क्यों? बिकॉज ये देखो सर, जब हम लोग प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दे रहे हैं तब सरकार का टैक्स पेमेंट हो गया ना, बात को समझना प्लीज। जब हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं तब सरकार का टैक्स पे कर दिए कि नहीं कर दिए? हेलो, अरे बोलो तो सर, हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। है ना? तो क्योंकि हम लोगों ने टैक्स पे करने के बाद प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देते हैं, तो ये एक शेयर होल्डर ही कर सकता है। शेयर होल्डर जो होता है वो आफ्टर टैक्स में ही अपना डिविडेंड ले सकता है। ठीक है, तो ये प्रेफर्ड डिविडेंड है। प्रेफर्ड इसलिए क्योंकि उसको फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, वो पहले से ही बोल दिया कि आई वांट 15%, वट एवर प्रॉफिट यू विल अर्न, आई वांट फिक्स परसेंटेज। और इसी शर्त में केएसजी स्क्वायर भी इसका कैपिटल लिया था और उसको बाद में रिटर्न देने के लिए रेडी हुआ था। अगर 3 लाख ये लोगों ने कैपिटल भरा था केएसजी स्क्वायर में, तो टोटल 15% तो इनको एनुअल डिविडेंड तो पे करने के लिए केएसजी स्क्वायर एकदम एग्री किया था। तभी जाके केएसजी स्क्वायर भी पैसा लिया था और प्रेफरेंस वाले भी पैसा दिया था। ठीक है, एंड सबसे लास्ट में आता है इक्विटी वाले। सबसे लास्ट में आता है इक्विटी वाले, इसलिए आप यहाँ पर देखिएगा इस पर्टिकुलर एरिया में। अच्छा, 1 सेकेंड होल्ड करना, 1 सेकेंड। सॉरी सर, इंपॉर्टेंट कॉल था। ओके, प्रेफरेंस वाले को देने के बाद जो पैसा बचा है, आप देखो यहाँ पर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब यही अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है पर इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग। ठीक है, अब पॉइंट क्या है सर, इक्विटी वाले ना कोई अमाउंट के लिए नहीं आता, बिकॉज ये क्या है सर, इसका कैरेक्टर क्या है, ट्रू ओनरशिप, है ना सर? इसका कैरेक्टर क्या है, ट्रू ओनरशिप। मतलब कुछ रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं को मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं रहेगा तो इनको कुछ ना मिलेगा। आप लोग बात समझ गए कि नहीं? इक्विटी वाले का कैरेक्टर क्या होता है कि अगर कंपनी के पास इसको देने के लिए कुछ रहेगा तो जितना ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा का ज़्यादा सब इन्हीं को मिलेगा। लेकिन अगर कुछ ना है
अगर केएसजी स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसी शर्त के साथ इक्विटी वाले आते हैं। सर इक्विटी वाले कौन होते हैं? जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो सारा का सारा इक्विटी वाले हैं। सपोज मानो कि आप रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करके अगर आपने पैसा बना पाए, ठीक है, अगर मानो कि कोई 1 साल पहले रिलायंस में 1000 रुपया लगाया था तो अभी 2136 रुपया है, इसको बोलते हैं गेन। ओके, साथ में डिविडेंड में मिला है, तो ये जो भी मिलता है ये तो उसका गेन ही है, ठीक है। ये सब हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में नॉर्मली ज़्यादा बताते हैं, बट ये तो शेयर कैपिटल का चर्चा चल रहा है ना, तो इसीलिए मुझे ये भी बताना पड़ रहा है। जैसे कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले बोला था कि आईटीसी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए बोला था, 3-4 महीने पहले ही का बात है। तो फिर अगर किसी ने 160 समथिंग में कुछ पैसा लगाया था, तो अभी एक शेयर में 205 में पर शेयर में पैसा भी कमाया, साथ में डिविडेंड भी मिल रहा है सर, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे शेयर है, लाइक कुछ दिन पहले मैंने हिरनबे इंडस्ट्रीज के बारे में भी आप लोगों को शायद बोला था। हिरनबे इंडस्ट्रीज देखो, ये स्टॉक अभी गिरेगा, ठीक है, ये गिरेगा, लेकिन इसके बारे में बात ये होता कि जो लोगों ने खरीदा था 626 या 27 में अगर किसी को मिला था, तो ये फर्स्ट डे में ही 820 में लिस्टेड हुआ था, तो ये एक अच्छा गेन दिया था लिस्टिंग डे में, ये पहला दिन ही 200 रुपया। अब बाद में इसका जो भी होल्डिंग रखेगा बाद में इनको मिलेगा, बाद में इनको मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा, बाद में इनको डिविडेंड मिल सकता है। तो दीज आर दी सम ऑफ द कॉन्सेप्ट कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ये इक्विटी शेयर होल्डर है, मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मिल सकता है, कुछ ना रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना सर? ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है सर, ठीक है, जो आपको यहाँ पर लास्ट पॉइंट में बताऊंगा। अगर कभी भी खुदा ना खास्ता कोई भी बिजनेस के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, हो भी सकता है, ना ही हो तो अच्छा है, बट होता है। जैसे कि मानो रिलायंस कम्युनिकेशन का बिजनेस का हालत ख़राब हो गया। रिलायंस कम्युनिकेशन मुकेश अंबानी का भाई का कंपनी है, ठीक है। एक शेयर का क्या दाम चल रहा है अभी? 2 टका, 2 रुपीज़ का दाम है आज के डेट में, ठीक है। मत खरीदना सर, बिजनेस में कुछ है नहीं, ये तो बस थोड़ा सा जो भी वैल्यू बचा हुआ है उस हिसाब से दाम है इसका, फेस वैल्यू का दाम ही नहीं है प्रॉपरली। इसके बिजनेस में अगर किसी ने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, मैक्सिमम देख लेते हैं, 10 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया था, तो एक शेयर में 2008 में एक शेयर का दाम 800 था, बाद में धीरे धीरे इसका बिजनेस पूरा गिर गया, डूब गया। तो बिजनेस नहीं है तो इन्वेस्ट ये रिटर्न क्या देगा? अब ऐसे हालत में सबसे ज़्यादा लॉस किसको भुगतना पड़ेगा? क्या लगता है? जब अभी रिलायंस कम्युनिकेशन अपने बिजनेस को क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पर लिखा होगा, रिलायंस कम्युनिकेशन हैज़ क्लोज द टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस इन 2019 एंड फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। मतलब ये बैंकरप्टेड हो चुका है, अभी इनका एसेट सेल करके, इनका एसेट सेल करते करते अब जिनका जो पैसा बाकी है, जो बकिया है, वो देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले किसको देना पड़ेगा? जो भी इनका एसेट है सबसे पहले किसको मिलेगा? डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर और लोन होल्डर, जो कंपनी का डिवेंचर और लोन होल्डर है सबसे पहले उनको देना पड़ेगा। इनको देने के बाद प्रेफरेंस वाले लाइन लगाएगा, सबसे लास्ट में इक्विटी वाले, अगर कुछ बचा कुचा रहे तो मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। जब कंपनी लिक्विडेशन, ये तो भी रिलायंस का लिक्विडेशन चल रहा है बेसिकली, रिलायंस कम्युनिकेशन का। जब एक कंपनी लिक्विडेट होता है, लिक्विडेट मतलब जब कंपनी वाइंड अप होता है या लिक्विडेट होता है, बंद किया जाता है, उस टाइम पे अगर कुछ भी उस कंपनी की तरफ से जिसको भी जो पैसा देना है, सबसे पहले डिवेंचर और लोन वाले, मतलब बैंक वाले या डिवेंचर वाले जो लोन देता है कंपनी को, लोन वाले सबसे पहले लाइन लगाएगा। सेकेंड में प्रेफरेंस वाले आते हैं, थर्ड में इक्विटी वाले। अब इक्विटी वाले का क्या है? इक्विटी वाले बोला ना सर, जब बिजनेस मतलब एकदम टॉप क्लास चले ना, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, मतलब जो लोग सेफ हैंड सोच रहे हो कि तब तो लोन देना ही अच्छा है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होना अच्छा है। अब रिलायंस कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट में एकदम सही बात है कि जो लोग प्रेफरेंस शेयर है वो लोग तो बच गया। लेकिन अगर यही बात हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बोले, मुकेश अंबानी के बारे में बोले, तो इन दैट केस ये तो बड़ा बढ़िया बिजनेस चल रहा है सर, इसके बिजनेस में जो इक्विटी वाले है उसी का बोलबाला है। ये सर नो सर, जो इक्विटी वाले हैं उसी का बोलबाला है। अगर किसी ने भी इस कंपनी के शेयर्स में 2016 में भी 2016 में भी अगर 500 रुपये भी इन्वेस्ट किया था, अभी 4 गुना ज़्यादा है, 2000 एंड मोर, 4 टाइम्स ज़्यादा पैसा कमा के बैठे हुए, ऊपर से अलग से डिविडेंड। ये तो मार्केट गेन है, दिस इज कॉल्ड मार्केट गेन। 500 का शेयर 2000 में मिला, मार्केट गेन। उल्टा डिविडेंड तो आपको मिलेगा, पर शेयर के होल्डिंग में डिविडेंड मिलता है। तो इस केस में तो एकदम गजब लेवल में। तो फिर ये डिपेंड करता है, मतलब इसमें तो 1000% का रिटर्न दिख रहा है आपको, 10% 15% तो एकदम बच्चा वाला खेल हो जाएगा। ठीक है सर, आई डोंट वांट टू टीच शेयर कैपिटल नाउ, शेयर मार्केट के बारे में नहीं बोलना चाहता, बट मैं आपको कंपनी का हिसाब किताब बता रहा था। बोलो सर, कंपनी का हिसाब किताब समझ में आ रहा है? ये कंपनी मार्केट से पैसा उठाते हैं, जो अलग अलग सोर्स से पैसा उठाते हैं, या तो डिवेंचर या लोन, इसको डेब्ट कैपिटल बोलते हैं,
अगर मैं थोड़ा स्पेसिफिकली बोलूँ, थोड़ा सा ये खिचड़ी पक गया है बट फिर भी आप लोग समझ जाओगे। इसको बोलेंगे डेब्ट कैपिटल, ओके, इसको बोलेंगे प्रेफर्ड कैपिटल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इसको बोलेंगे इक्विटी कैपिटल। ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं? है दादा। हाँ सर। क्लियर है कंपनी का स्टोरी? तो कंपनी जब भी मार्केट से पैसा उठाते हैं, कंपनी इसी तरह से अपना मार्केट्स का जो भी जिनसे भी पैसा उठाते हैं उनके साथ ऐसा रिलेशन के साथ होता है, वो रूल है जो सारा का सारा कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है, और इसी तरह से कंपनी अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को भी बनाते हैं। चलो सर, एकदम बढ़िया है, आप लोग तो सभी चीज़ समझ गए हो। तो अभी फटाफट अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, तो अभी मन में कुछ नहीं चल रहा है, एकदम समझ गए आप। अगर मैं बोलूँ कि प्रेफरेंस शेयर वाले कौन है, आप समझ गए। अब इक्विटी में विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट और डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या है, ये थोड़ा हमें आपको बताना होगा, लेकिन लॉ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी बताना चाहिए। इसीलिए प्रैक्टिकल अगर आपको क्लियर हो जाए ना, तो लॉ भी क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, अब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, लॉ में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ समझो, सिर्फ लॉ कभी याद नहीं रह सकता, बट अगर आप इफ यू नो व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज द रियलिटी, देन आपको लॉ भी याद रह जाएगा। कोई बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर लॉ को याद कैसे रखेंगे? लॉ कोई याद रखने वाला चीज़ है नहीं, लॉ कभी भी कोई याद रखने वाला चीज़ है नहीं, ठीक है। अगर आपको पता है कि प्रैक्टिकलिटी क्या है तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। जैसे एक सिंपल चीज़ बताते हैं, नहीं सीरियसली मुझे बहुत लोग बताते हैं सर सेक्शन कैसे याद रखे, सर लॉ का डेफिनेशन कैसे याद रखे। हाँ, थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ट्रिक्स मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। जैसे एक छोटा सा पॉइंट, जैसे आप लोगों को घर का काम करना पड़ता है, किसी को भी अपने अपने घर में, अरे कुछ तो काम करते हो घर का, या फिर कुछ नहीं करते, हाँ कुछ तो सर। करते हो, करना पड़ता है। अब घर का काम क्यों करना पड़ता है? फर्स्ट क्वेश्चन, घर का नीड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब अगर आप नहीं करोगे तो घर में दिक्कत होगा। अच्छा, आप लोगों में से ऐसे भी बहुत लोग हैं, आई नो, ठीक है, जिनको घर में कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऐसा भी है क्या? सच्चाई बताना सर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा भी कोई है जिसको घर में कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके कभी कुछ भी नहीं करना पड़ता है। कभी अगर कुछ कर दिया तो ठीक है, मतलब माँ पापा भी बोलेंगे भाई हाँ भाई मेरा बेटा क्या कर दिया, मेरा बेटी क्या कर दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुछ नहीं करना पड़ता है। ऐसा भी है क्या, या फिर सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है? बोलो ना सर, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे ऐसा कोई नहीं है, सबको सबको ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके काम करते हो कुछ ना कुछ। हाँ चलो, तब तो बढ़िया है, अगर सबको ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो तब तो बढ़िया है। अब सवाल यहीं पर है कि अगर आप अपना घर का कोई भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके करते हो तो ये आपका घर का नियम हो जाता है, ये सर नो बताना सर। अगर आप अपने ही घर का हाँ कोई सर। काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा के करते हो तो ये आपका घर का नियम ना हो गया, मतलब दिस इज द रूल्स और लॉज ऑफ योर हाउस, यस ना, कि आपको ये करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो घर में दिक्कत है, घर में प्रॉब्लम है। तो सिंपल पॉइंट है कि ये जो लॉ आप पढ़ रहे हो शायद इसके साथ ये थोड़ा बड़ा वर्ल्ड है, ये थोड़ा सा मतलब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, मे बी आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट आप जितना ज़्यादा सिंपली आपके घर का जो प्रॉब्लम है उसको रेगुलर ठीक ठाक करने के लिए, जैसे घर में कोई बच्चा है तो उसको रेगुलर मतलब मार्केट जाना पड़ता है, मार्केट इन द सेंस उसको सुबह का सब्जी मार्केट करना पड़ता है, या जो भी उनके घर में जो भी खाना खाया जाता है उसका मार्केट करना ही पड़ेगा उसको, बाजार जो घर का ग्रॉसरीज है वो उसको ही लाना पड़ेगा। घर में अगर पानी बाहर से आता है तो पानी लाना पड़ेगा, उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिकॉज अगर वो नहीं लाएगा तो घर दिक्कत में पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नियम उसके लिए बना हुआ है कि भाई ये तो उसको करना ही पड़ेगा, ये नियम क्यों बना हुआ है? बिकॉज घर का जरूरत है, घर का प्रैक्टिकलिटी है। सिमिलरली ये जो लॉ आप यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, इसका भी कुछ रियलिटी है, कुछ प्रैक्टिकलिटी है। अगर रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी ना होता तो शायद ये लॉ ना बनता, शायद आपका जो नियम है घर का जो आपको करना पड़ता है या जो आपके ऊपर लागू होता है उसके लिए कोई सेक्शन घर में नहीं बना गया है, पर अगर आप सेक्शन लगाओ तो सेक्शन लग जाएगा। नहीं लगेगा क्या? अरे भाई घर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? आप कॉन्स्टिट्यूशन का नाम नहीं देते हो बट है कि नहीं है? यस सर है ना। जैसे मेरे घर में बचपन में एक रूल था, जब मैं अप टू क्लास 10 तक, ठीक है, ये नॉर्मली नॉट ओनली इन माय हाउस,
आई थिंक मैक्सिमम बंगाली फैमिली में ऐसे होता है, जैसे जो सो कॉल्ड बंगाली फैमिली में ऐसे होता है कि ऐसे रूल होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। मेरे लिए रूल था कि अप टू क्लास 10 तक मैं अगर एक्सेप्ट क्लास, अगर कोई ट्यूशन्स वगैरह है तो ठीक है, अगर ट्यूशन्स नहीं है तो मैं 7 बजे से 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रह सकता था। अप टू क्लास 10 तक ये रूल था। फिर क्लास 10 के बाद 7 बजे के बाद मैक्सिमम 7:15-20 या 7:30 तक अलाउड करता था, क्लास 12 तक। लेकिन अगर 8 बजे के बाद मैं घर, मतलब किसी कारण से घर के बाहर फालतू में कहीं पर अड्डा मार रहा हूँ या फिर तो इसके लिए मुझे बहुत डांट सुनना पड़ता था और कभी कभी तो मार भी पड़ता था पेरेंट्स से। तो ये मेरे घर का नियम था, ठीक है। मैं कभी भी कहीं पर भी जाऊं तो मुझे बोल के जाना पड़ता था। तो एक स्ट्रिक्टनेस जो ज़रूरी भी होता है और नियम होता है हर घर का। कि फिर मेरा कोई कोई फ्रेंड होता था जिसके घर में ऐसा कोई रूल्स नहीं था, वो लोग फ्री थे, बिकॉज उनको अपने घर में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना पड़ता था, तो वो उसका फ़ायदा भी लेता था। वो रात को 9 बजे 9:30 बजे कोई दिक्कत नहीं उनको, ठीक है, तो वो आराम से घूम सकता है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। अगर मेरा 7 से 7:30 हो गया तो जवाब दो भाई क्यों 7:30 हो गया, ठीक है। मैं तो हमेशा बहाना बनाता था कि भी इस दोस्त के घर गया था नोट लेने के लिए, उसके घर गया था, वो मेरा ट्यूशन मिस हो गया था। आप लोग ऐसा करते हो क्या, मेरे जैसा बहानाबाजी कभी किए हो? जरूरत नहीं पड़ता है ना, आजकल सब फ्री है। पता नहीं, अगर है तो अच्छा है। तो ठीक मेरे है, पहले घर में मोबाइल नहीं नहीं था। था तो घर वाले को टेंशन रहता था, तो मोबाइल है बोल सकती हैं। हाँ ये बात है, पहले एक मोबाइल नहीं था। नहीं, बात टेंशन का नहीं था वो ना, मतलब बाहर क्या कर रहे हो उसका टेंशन नहीं था, ये रूल है। मतलब टिपिकल बंगाली फैमिलीज में से रूल होते हैं। नहीं, घर का बच्चा मतलब ये अभद्र हो जाएगा अभद्र समझते हो ना, मतलब मतलब जेंटलनेस चला हाँ जाएगा सर। ज्यादा। अब बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा, ये थोड़ा बहुत है। ऐसा बात नहीं है कि 8 बजे तक बाहर रहने से बिगड़ जाएगा। वो डिपेंड करता है कैसे दोस्तों के साथ वो अपना मतलब मैं तो ऐसा भी देखा हूँ कि जो बाहर कभी नहीं निकलता था वो बिगड़ गया और जो हमेशा बाहर रहता था वो अच्छा बच्चा बन गया। ऐसा भी देखा हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, रूल्स होते हैं अपने अपने फैमिलीज का। तो वैसे ही इसी तरह लॉ बनता है सर। ये कंपनी का लॉ है। पता नहीं आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, बट दिस इज इन सिंपल। आप अगर लॉ को एकदम सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो। देख लो फटाफट। शेयर्स आर ए मूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। द शेयर्स और डिवेंचर्स, मैं डिवेंचर के बारे में बता दिया, तो फिर आप लोग आगे ना पूछना सर डिवेंचर क्या होता है। पूछोगे क्या डिवेंचर क्या होता है? समझ में आ गया ना कि व्हाट इज डिवेंचर? Yes, sir. आ डिवेंचर गया का, सर। डिवेंचर को बॉन्ड भी कह सकते हो, ठीक है। कंपनी मार्केट से ऐसे पैसे उठाते हैं सर डिवेंचर के थ्रू से, बॉन्ड के थ्रू से। बेसिकली ये डेप्ट कैपिटल है। एक दिखाता हूँ चलो आपको, प्रैक्टिकल देख लोगे तो भूलने का चांसेस नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही वो लोग कंपनी क्या करते हैं ना मार्केट से, स्पेशली सरकारी कंपनी ज़्यादा करते हैं बॉन्ड मार्केट इन इंडिया, ठीक है। बॉन्ड या डिवेंचर, बॉन्ड से ज़्यादा समझा जाता है कंपनीज को। बॉन्ड मार्केट, ये देखो लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ मैं आपको। जस्ट लुक हियर, इसमें आपको दिखेगा कि ये कंपनीज ना मार्केट से, जो लोग फाइनेंस पढ़ते हैं उनको पता है, बिकॉज उनको ये सब कैलकुलेशन सीखना पड़ता है। मैं सिखा रहा हूँ आजकल, अभी क्लास में चल रहा है ये सब। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल के फाइनेंस में चलता है, जो लोगों का क्लास होता है फाइनेंस का। इसमें देखो आप, ये देखो NHAI देख रहे हो सर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ये देखो IIFL, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। राजू ये NTPC कौन है बोलते हो? ये तेरे घर के सामने कोलाघाट थर्मल पावर है ना। कोलाघाट थर्मल पावर का जो हाई मतलब मेन कंपनी का नाम है वो NTPC है। राजू मेरा आवाज़ आ रहा है तेरे पास? सर हाँ। सर, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये भी मार्केट से लोन मतलब डेब्ट उठाते हैं। डेब्ट किस तरह का देखो, एक एक शेयर का, एक एक डिवेंचर का दाम है, डिवेंचर या बॉन्ड जो भी नाम बोलो आप, 1000 का फेस वैल्यू है, 8.91% का कूपन रेट है। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट सर। आप लोग खरीद सकते हो इस तरह का। डिमेट अकाउंट चाहिए होता है आराम से, मतलब ये शेयर नहीं है, ये बॉन्ड है। मजा क्या है, ये बॉन्ड है, ठीक है, ये शेयर नहीं है। ये क्या क्या सब आ जाता है, ठीक है। इसका देखो, इसका अभी दाम चल रहे 1395। अब इसका कैलकुलेशंस होता है कि 1395 इज द राइट प्राइस और नॉट। ओके, मतलब ये ज़्यादा दाम चल रहा है कम दाम चल रहा है वो अलग बात, मैं बाद में बात करूंगा कभी इसके रिगार्डिंग, जब आप लोग और थोड़ा आगे आ जाओगे मैं बात करूंगा। रेटिंग चल रहा है देखो, AAA रेटिंग है इसका, मतलब अच्छा रेटिंग है। 2033 में इसका मैच्योरिटी डेट आएगा डिवेंचर का।
ठीक है। अब डिबेंचर कंपनी क्यों उठाते हैं मार्केट से? इसका करंट मार्केट वैल्यू चल रहा है कुछ 15 लाख का मार्केट वैल्यू चल रहा है इसका, करीब 1031 शेयर्स है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी को भी मार्केट से पैसा मिलता है। इसमें काफ़ी सारा कंपनी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इंडियन बुल फाइनेंस है, ठीक है, बहुत सारा है, एनटीपीसी तो है ही। सरकारी कंपनी ज़्यादा करते हैं बट प्राइवेट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, बहुत सारे हैं। समझ में आ रहा है सर? रियल में भी ऐसा चलता है और ये बहुत सेफ एरिया है। अगर आप कोई परचेस करता है ना तो इवन बैंक से पैसा रखने से भी ज़्यादा सेफ माना जाता है। ठीक है सर, ये सब चीज़ें, ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ही बातें हैं, कभी करूँगा इसके बारे में फिर से बात। तो डिवेंचर्स ऐसे होते हैं। और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन ए कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। Shares shall be numbered. Section 45 provides that every share in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number. This implies that every share shall be numbered. हर शेयर का नंबर होना चाहिए. However, this shall not apply to a share held by a person whose name is entered as holder of beneficial interest. In such shares, the रिकॉर्ड्स ऑफ ए डिपोजिटरी, ये मैं आपको बताता हूँ। बेनिफिशियल इंटरेस्ट में भी शेयर लिया जाता है, जैसे कि जिसको बेनिफिट मिलता है उसका, लेकिन वो डायरेक्टली ओनर नहीं है। ठीक है, शैल नॉट अप्लाई टू शेयर हेल्ड बाय ए पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड एज ए होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। लाइक इसमें जो नॉर्मली आप जो क्या बोलते हैं उसको माइनर बोलते हैं। ठीक है, माइनर के नाम पे कोई शेयर है, उसको सिर्फ बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिलेगा, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका लाइबिलिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है। ठीक है, सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसमें प्रोवाइड द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल बी ऑफ टू काइंड्स। एक विद वोटिंग राइट्स विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डिंग विद द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स। चलो देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, ध्यान से देखना। इक्विटी शेयर कैपिटल का ही दो बात बोल रहा है, एक वोटिंग राइट में और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट में। क्या है ये वोटिंग राइट एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट? ओके, एग्जाम्पल देखना। इट इज टू बी नोटेड दैट टाटा मोटर्स, ठीक है, शेयर मार्केट लिस्टेड कंपनी है, मैं आपको बहुत बार दिखाया। ठीक है, इन 2008 इंट्रोड्यूस्ड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। 2008 में ये एक इक्विटी शेयर लाया जिसको डिफरेंशियल वोटिंग राइट के थ्रू से आया। ओके, कॉल्ड ए इक्विटी शेयर्स इन इट्स राइट इशू, कॉल्ड ए, ओके, called a equity shares in its right issue. In this issue every 10, मतलब इक्विटी शेयर का नाम दिया A, ओके, every 10 A equity shares carried only one voting right। अगर आपके पास ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट है जिसका नाम है A वोटिंग शेयर्स, A इक्विटी शेयर्स, अगर आपके पास ऐसा 10 इक्विटी शेयर है A इक्विटी शेयर, तो आपको एक वोटिंग राइट मिलेगा, बट वुड गेट 5 परसेंटेज पॉइंट्स। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए, मतलब टोटल वोटिंग का परसेंटेज अगर 100% है, कंपनी के पास टोटल जो शेयर का वोटिंग होता है ना, तो शेयर में वोटिंग भी होता है कि अगर कंपनी में आपको आगे पढ़ाऊंगा वोटिंग राइट्स के बारे में, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा वोटिंग राइट्स के बारे में कि क्या वोट होता है, उसमें किस तरह से मीटिंग में वोट किया जाता है। एनुअल जनरल मीटिंग होता है कंपनी का, कोई भी डिसीजंस लिया जाता है तो उसमें एजीएम होता है, ईजीएम होता है। आई विल डिस्कस दिस थिंग्स। ठीक है, तो इसमें वोट इन अगेंस्ट होता है, वोट इन फेवर होता है, आई विल डिस्कस। तो यहाँ पर बस इतना समझ लो कि अगर कंपनी का टोटल वोटिंग परसेंटेज 100 है, तो टाटा ने ऐसे बताया कि अगर 10 शेयर है तो वोटिंग राइट, आपका वोटिंग काउंट 1 होगा लेकिन वोटिंग का परसेंटेज 5 होगा, मतलब एक वोट में ही 5 परसेंटेज पॉइंट्स। अरे आजकल तो पॉइंट का खेला तो आप लोग जानते ही हो। परचेस, आजकल आप लोग मॉल में जाते हो, कुछ परचेस करते हो तो पॉइंट्स नहीं मिलता कि इतना परचेस करने का इतना पॉइंट। हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, जैसे कि वो हाँ मिलता है लॉयल्टी पॉइंट, है ना, लॉयल्टी पॉइंट्स। यस सर, वेरी गुड। तो सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पर भी बना हुआ है लॉयल्टी पॉइंट्स टाइप में, कि अगर कोई किसी के पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, जैसे कि ए इक्विटी शेयर जिसको डीवीआर के नाम से जाना जा रहा है सर, डीवीआर जो है उसको ए नाम से जाना जा रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, और अगर आपके पास 10 ऐसा है तो आपको 5 परसेंटेज वोटिंग पॉइंट्स मिलेगा, मतलब आपका वोट 5 परसेंटेज काउंट करेगा। ठीक है, 5% मोर डिविडेंड दैट डिक्लेयर्ड ऑन ईच ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब नॉर्मल जो ऑर्डिनरी शेयर मतलब साधारण शेयर से ऐसे ज्यादा मिलेगा। सिंस ए इक्विटी शेयर डिड नॉट कैरी द सिमिलर वोटिंग राइट्स, इट वाज बीइंग ट्रेडेड एट डिस्काउंट टू द अदर कॉमन शेयर्स हैविंग फुल वोटिंग। अदर कंपनीज व्हिच हैव इशूड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जैसे कि इसमें और भी पॉपुलर कंपनीज लाइक फ्यूचर रिटेल है, जैन इरिगेशन अमंग अदर्स है। तो इस तरह का मार्केट में
कंपनी इक्विटी शेयर ऐसे इशू कर सकते हैं जिसको डिफरेंशियल वोटिंग राइट मिलता है, जो कॉमन शेयर होल्डर से कभी बेनिफिट भी मिल सकता है, कभी थोड़ा बेनिफिट कम भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि कब कंपनी किस तरह का डिफरेंशियल वोटिंग राइट के साथ आ रहा है। तो इस तरह से सिंपल बेसिकली पॉइंट यही है, इक्विटी शेयर वाले ही है, बट कभी भी नॉर्मल मिल कॉमन शेयर के साथ काउंट होगा, कभी डिफरेंशियल में वोटिंग परसेंटेज वगैरह अलग से काउंट होगा। बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है पॉइंट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इक्विटी शेयर हो गया। अब प्रेफरेंस के बारे में क्या बोले सर, ऑलरेडी मैंने बता दिया। हाउएवर दिस एक्ट shall not affect the rights of the preference shareholder who are entitled to participate in the proceeds of the winding up before the commencement of this act. ओके मतलब जब भी कोई कंपनी वाइंडिंग अप होता है ना, तो प्रेफरेंस वाले इक्विटी से पहले जगह मिलता है, सिंपल बात है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 63, इक्विटी शेयर कैपिटल विद प्रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल शेयर्स कैपिटल व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर का मतलब ही होता है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वही इक्विटी शेयर कैपिटल है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? विद प्रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस दैट part of the issue of share capital of the company which carries or would carry a preferential right with respect to capital basically। ठीक है, जो भी कंपनी इशू करेगा, जैसे कि डिविडेंड पेमेंट के केस में, ठीक है, रीपेमेंट के केस में, ठीक है, कंपनी उसको प्रेफरेंस देगा। मतलब वो पहले से ही बोल देता है कि आई वांट 15%, मुझे 15% रिटर्न चाहिए। प्रेफरेंस वाले पहले से ही ऐसे बोल देते हैं। आप लोग सम्स भी किए होंगे ये 11-12 लेवल में, आप लोग अगर फाइनल अकाउंट्स भी करते थे या फिर पार्टनरशिप करते हो तो ऐसे बोला जाता है, या फिर कंपनी अकाउंट्स करते हो तो ऐसे आता है 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसे ऐसे करके ही मतलब आपको डिटेल्स देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? या Yes, 12 sir. मतलब नाम पहले परसेंटेज रहता है फिर नाम लिखता है, पहले परसेंटेज लिखता है फिर नाम लिखता है, ऐसे बोलता है कि नहीं, है ना? तो इसलिए उसको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड आइदर एज ए फिक्स्ड अमाउंट और अमाउंट कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट व्हिच में आइदर बी फ्री ऑफ सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। ओके, आइदर एज ए फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट ए फिक्स्ड रेट व्हिच में आइदर बी फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। यस सर, सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स तो होता ही है ना, डिविडेंड तो आपको टैक्स देने के बाद ही मिलता है ना। मैंने आपको तो वही तो शो कर रहा था स्टार्टिंग में कि Yes, sir. प्रेफरेंस शेयर के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पहले नहीं मिलेगा, पहले सरकार का टैक्स देना पड़ेगा, है ना? पहले गवर्नमेंट को टैक्स दो, उसके बाद ही आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड मिलेगा। यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था। ये जो मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बताया था उसमें मैंने यही चीज़ बता रहा था। बट इंटरेस्ट एक्सपेंस देने के लिए सरकार का टैक्स मैंडेटरी नहीं है, बाद में सरकार को टैक्स देना, पहले लोन वाले का इंटरेस्ट देना, ये रूल होता है। ठीक है, repayment in the case of winding up or repayment of capital of the amount of the share capital paid up or deemed to have been paid up, whether or not there is a preferential right to the payment of any fixed premium or premium on any fixed scale specified in memorandum of article of the company। that's a different, मतलब repayment के केस में भी प्रेफरेंस वाले को इक्विटी से पहले मौका मिलता है। Capital shall be deemed to be preference share capital despite that it is entitled to either or both of the following rights, that is respect of dividend, respect of capital। मैं सारा का सारा डिस्कस कर दिया। ठीक है, अच्छा, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 43 shall not apply where मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी शो प्रोवाइड। मतलब सेक्शन 43 या प्रेफरेंशियल राइट के बारे में प्राइवेट कंपनी के केस में अगर कुछ अलग से बोल के रखता है तो वो वाला अप्लाई होता है, वो प्राइवेट कंपनी के केस में। बट नॉर्मल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में सिंपल जैसे मैंने आपको समझाया वही होता है। ठीक है, बस यही यहां पर थोड़ा सा बोल के रखा है। ठीक है सर, क्लियर है कि नहीं? बोलो। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, स्टोरी एकदम क्लियर हो गया ना? हाँ सर। ठीक है सर, चलो अभी और इंटरेस्टिंग पॉइंट में पहुंचने वाले हैं। तथा रोशनी, ज्योति, सबका आवाज नहीं मिल रहा है मुझे। आप सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो। है सर। ओके ओके सर। नाउ चलो अभी बात करेंगे एमओए पे। क्या है सर? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ बोल। ओके 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 ओके, आई नो सबको ही है। ठीक है सर,
The memorandum of association of a company is in fact this charter. It defines in fact this charter. चार्टर मतलब जिसके अंदर सारा का सारा बोला जाता है, ठीक है, मतलब वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली यही बात है। ओके, ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इसमें जो लिखा रहता है कंपनी को उसी हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। दिस चार्टर इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द स्कोप ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी with which it has been established under the act. It is the very foundation on which the whole edifice of the company is built. इसी के अंदर कंपनी का सारा चीज़ें लिखा रहता है। अरे बहुत सारा ना इस तरह का, ये बारिश वाला पोका आ गया आज, बहुत तंग कर रहा है, और इसके पीछे पीछे वो चिपकली, बाप रे। ओके, चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये क्यों एमओए को कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है और ऐसा क्या लिखा होता है एमओए में, ठीक है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ, दिस इज टाटा कम्युनिकेशंस का है या टाटा पावर का, जो भी आप चाहो मैं निकाल लेता हूँ। चलो टाटा कम्युनिकेशंस का ही पहले निकाल लेता हूँ। देखो क्या लिखा है, टाटा का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो ओरिजिनल है सर, टाटा के साइट से ही मुझे मिला है, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस टाटा कम्युनिकेशन, VSB, महात्मा गांधी रोड, मुंबई 4,01,000, ठीक है। इसमें देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसके थ्रू से कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं, MCA। आप लोगों को मैंने ये भी दिखाया पहले कि कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो था, ठीक है, mca.government.in, सारा का सारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो इसी साइट में जाके होता है। याद है सर, मैंने ये साइट भी आप लोगों को शो किया था, याद है सबको? ये देखो सर, अगर किसी को कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है तो एवरीथिंग इज हियर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट है, वहीं पर जाके सारा का सारा कंपनी का काम होता है। चेक दी कंपनी नेम, आप जो कंपनी का नाम रखना चाहते हो वो नाम है कि नहीं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे मिलेगा, स्पाइस जो सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा है कंपनी बनाने का वो कैसे होगा, रिजर्व अपना यूनिक नेम को रिजर्व कैसे करोगे, ठीक है। ठीक जिस तरह से कंपनी बनाया जाता है उसका सारा का सारा काम, ई फाइलिंग करना, LLP के केस में जो भी काम है सारा का सारा यहीं पर होता है। देखो यहाँ पर कितना सारा काम होता है, कंपनीज एक्ट का काम होता है, LLP एक्ट का काम होता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का काम होता है, कंपटीशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट में ये सब बात किया था पहले भी, ठीक है। ओके सर, तो ये जो टाटा मोटर्स का जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ निकाला, ठीक है, ये टाटा कम्युनिकेशंस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब से ये बना है, ठीक है, क्या काम करते हैं, एवरीथिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो द ऑब्जेक्टिव टू बी परस्यूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन सारी इसमें लिखा हुआ है कि उसको क्या काम करना है, किस लिए आया है वो बिजनेस में, क्या काम करता है। टाटा टेलीकम्युनिकेशंस, टाटा डोकोमो जैसे कंपनी था ना सर, टेलीकम्युनिकेशंस तो अभी भी है, ठीक है। उल्टा डांगा में टाटा कम्युनिकेशंस का एक बड़ा ऑफिस है, ये कोलकाता का जो हेडक्वार्टर है मोस्ट प्रोबेबली, देखे हो आप लोग। उल्टा डांगा में जो लोग कोलकाता से उनको समझ में आ जाएगा, उल्टा डांगा टाटा, ये मेरे घर से सामने ही है, जो लोग VIP रोड के साथ कनेक्टेड हो उनको पता है टाटा कम्युनिकेशन उल्टा डांगा। ये देखो एकदम घर के सामने, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये टाटा कम्युनिकेशंस का एक बिल्डिंग है कोलकाता में, ठीक है, ये यहाँ पर है। तो ये बेसिकली मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आप जान जाओ कि भाई टाटा कम्युनिकेशंस है, काम करता है, बस सिंपल। नाउ व्हाट इज द थिंग सर, क्या हम लोगों को सीखने को क्या मिलेगा। Object or registering of the MOA. It contains the object for which the company is formed and therefore identifies the possible scope of its operation beyond which its action cannot go. मतलब जो MOA में लिखा हुआ है ना उसके बाहर एक कंपनी जाके काम नहीं कर सकता। सिंपल बात है कि कोई भी अपना कॉन्स्टिट्यूशंस के बाहर जाके काम नहीं कर सकता। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा गया है ना सर, भारत का जो संविधान है, आप संविधान के बाहर जाके काम नहीं कर सकते। सिमिलरली ये MOA कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है और कंपनी कॉन्स्टिट्यूशंस के बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकता। इट एनेबल्स शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड ऑल दोज, सारा का सारा shareholder, creditor and all those who deal with the company to know what its powers, इसकी बस ताकत क्या है, and what activities it can engage in, क्या क्या काम के साथ ही अपने आप को engage कर सकते हैं। ये memorandum is a public document under section 399, याद रखिएगा सर, हाँ, under section 399 of the Companies Act 2013. Consequently, every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the conditions contained therein. मतलब ये मान लिया जाता है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ किसी भी तरह का काम करते हो, चाहे आप कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हो, चाहे आप कंपनी का सप्लायर हो, व्हाटएवर जो भी काम आप करते हो,
जैसे आप लोग जानते हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ाई आप लोगों ने किया ना सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है? ऑफर प्लस, बोलो सर, acceptance, इक्वल्स टू agreement, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू contract. कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली क्यों बताया जा रहा है? ये भगवान ये लोग ना मुश्किल करके मारेगा। चलो बहुत हो गया, इसको एक सेकंड रुक जाओ। तो ये छिपकली और पोका इन लोगों का चल रहा है खेल तब से। आज एक अलग ही खेला चल रहा है मेरे सामने। कहाँ से आ गया ये कीड़ा मकोड़ा और चालू हो गए ये लोग, मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आज। ओके ठीक है। अच्छा, जो मैं बता रहा था, हाँ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। और जब भी एग्रीमेंट बन जाए एनफोर्सेबल बाय लॉ, ओके, एनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट। अब सर क्यों कॉन्ट्रैक्ट अचानक से मैं क्यों ला गया? सिंपल बात है कि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंसान किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये मान लिया जाता है, प्रिज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंडीशंस कंटेंट देयर इन। मतलब एमओए में क्या लिखा है, आप पढ़ो ना पढ़ो, मान लिया जाएगा कि आप एमओए पढ़ लिए। सीरियसली कंपनी के बारे में जानना है तो एमओए पढ़ लो, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो आपका प्रॉब्लम, ठीक है। कंपनी क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कुछ सही में करता है कि नहीं करता है, और बाद में आपका पैसा डूब जाता है और फिर आप बोलते हो कि क्यों मेरा पैसा डूब गया। अगर बाद में मानो कि सच में उसके एमओए में लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। समझ में आ रहा है? जैसे एक कहानी मैंने आप लोगों को बोला था, एसबीआई का एक केस बोला था कभी किसी को? आई थिंक बोला था। एसबीआई का एक केस बोला था, एसबीआई का एटीएम से पैसा विड्रॉल किया था। हाँ, ये केस बहुत फेमस केस था सर। एक हस्बैंड और वाइफ का केस है, 2016-17 का केस होगा, 18 का केस है। एसबीआई सेज हस्बैंड कांट यूज वाइफ्स डेबिट कार्ड, कोर्ट एग्री किया, इवन कोर्ट एग्री किया सर, दिखाई दे रहा है ना सबको, ठीक है। ये केस वही वाला केस है, सिमिलर टाइप ऑफ। ये 25,000 का केस था। मतलब एक मराठाली रेसिडेंट गेव हर डेबिट कार्ड विथ पिन टू हर हस्बैंड टू विदड्रॉ 25,000 फ्रॉम ए लोकल एसबीआई एटीएम, ठीक है। तो दे तो दिया। अब क्या हुआ कि एक्चुअल केस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको वही बताता हूँ। केस ये हो गया कि हस्बैंड ने पैसा तो उठा लिया, लेकिन एक्चुअली पैसा निकल के नहीं आया, रिसिप्ट निकल गया, ठीक है, लेकिन कैश एटीएम से नहीं निकला। फिर वो लोग बैंक में जाके बोला कि जो उन लोगों का जो होम ब्रांच है, होम ब्रांच में जाके बोला कि पैसा नहीं निकला है। इवन बाद में ये भी प्रूव हुआ कि ये देख के एटीएम के अंदर जो कैमरा होता है, कैमरे से भी पता चला कि सीरियसली कैश नहीं निकला था। सब कुछ दिखाई दे रहा है उस पर्टिकुलर डेट में, क्योंकि सब कुछ तो मेंशन रहता है। लेकिन फिर भी एसबीआई ने पैसा नहीं दिया 25,000। क्यों जानते हो? क्योंकि एसबीआई बोल रहा है कि एटीएम के लॉ में लिखा हुआ है, एसबीआई का जो एटीएम का रूल बुक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा हुआ है कि नहीं कर सकता। मतलब एटीएम, अपना एटीएम किसी को नहीं दे सकते आप, चाहे अपना माँ को हो, पापा को हो, बीवी को हो, बच्चा को हो, किसी को नहीं दे सकते। तो फिर बोला कि फिर पैसा कैसे उठाते? बोलते सिंपल बैंक में चले जाते, चेकबुक से पैसा उठा लेते, ये चलेगा। बैंक में जाके चेक जमा करके पैसा उठा सकते थे, बट एटीएम नहीं दे सकते, ये एटीएम के रूल बुक में लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ कि एटीएम लेने के टाइम पे कौन रूल बुक पढ़ता है? बात को समझ में आ रहा है? सर लेकिन हम लोग जो पापा मम्मी का एटीएम यूज करते हैं। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला, ये तो वही वाला केस है। हम लोग पापा मम्मी का एटीएम यूज़ करते हैं, और कभी भी अगर ऐसा हुआ और एटीएम से पैसा निकाले पर पैसा नहीं आया और आप बैंक में जाके कंप्लेन करते हो, ठीक है, तो सिंपल बात है, तो फिर बैंक सिंपल, आप कोर्ट में केस भी किया, ठीक है, सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहा है कि देखो आफ्टर रनिंग फ्रॉम द पिलर ऑफ टू द पोस्ट द कपल ऑब्टेन सीसीटीवी फुटेज दैट शोड कुमार यूजिंग द मशीन बट नो कैश बीइंग डिस्पेंस्ड। कैश नहीं निकला है। दे फर्दर लॉस्ट ए कंप्लेंट विद द बैंक। फिर भी बिकॉज रूल में लिखा हुआ है, एसबीआई के रूल में ही लिखा हुआ है कि एसबीआई शुड रिफंड हर मनी विच वाज लॉस्ट ड्यू टू द एटीएम फ्लॉ, बट बैंक स्टूड इट्स ग्राउंड, citing the rule that sharing ATM pin with someone who else was a violation.
Further, the bank produced documents including log records showed the stated ATM transaction was successful and technically correct. In this verdict, May 29, 2018, the court ruled that Vandana should have given a self-check or an authorization letter to her husband for withdrawal of 25,000 instead of sharing the PIN and making him withdraw the money. The court dismissed the case. कोर्ट में SBI जीता सर, बिकॉज आप किसी को भी अपना ATM पिन शेयर नहीं कर सकते, चाहे आप बोला ना मैं आप माँ का ATM यूज करो, पापा का ATM यूज करो, डजंट मैटर। कभी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो बैंक आपके साइड में नहीं आएगा। बात समझ में आया? हाँ सर। तो वही वाला केस यहाँ पर भी बताया जा रहा है सर, ठीक है। मेमोरेंडम इज ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप अगर किसी कंपनी के साथ भी डील करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ये प्रिज्यूम्ड है कि आपने कंपनी का MOA पढ़ा। अब बहुत कम लोग पढ़ते हैं सर। अब ये देखो ना, टाटा के साथ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, अब कितने लोगों के पास आजकल तो लोग अपना किताब नहीं पढ़ता है, जो पढ़ने वाला किताब है ना। कितना लोगों के मतलब आजकल आप लोग तो पढ़ना पसंद ही नहीं करते, बहुत कम लोग होते हैं जो सीरियसली, मतलब बहुत कम लोग होते हैं। स्टूडेंट्स में भी बोल रहे हैं और पब्लिक में भी बोल रहे हैं। शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट सब कोई करना चाहता, बट कोई शेयर मार्केट के लिए कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स नहीं पढ़ना चाहता, एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ना चाहता। उनको सिर्फ पैसा है, पैसा चाहिए, बट डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे। अब 185 पेज कौन पढ़ेगा? अरे भाई अगर लाख कमाना चाहते हो, करोड़ कमाना चाहते हो, तो पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं पढ़ना है। अब कौन पढ़ेगा? समझ भी सबको नहीं है, अब कौन पढ़ेगा इतना सारा डिटेल्स? सीरियसली फैक्ट इज दैट। बट सीरियसली अगर हम लोग घंटा भर यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, अगर हम लोग घंटा भर फेसबुक में चैट कर सकते हैं, तो ज़रूरत के लिए रूल बुक पढ़ ही सकते हैं ना। हाँ बोलो, क्या बहुत गलत बात हो जाएगा? नहीं सर। फिर सिंपल है। The shareholder must know the purpose for which his money can be used by the company and what risk is he is taking in making the investment. शेयरहोल्डर जब कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वो भी उनको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या काम करते हैं, कंपनी का क्या बिजनेस है। यू हैव टू नो दिस। जैसे रिसेंटली मैंने कुछ कंपनी का शेयर खरीदा, तो मैंने कंपनी का सारा डिटेल्स पढ़ा। जैसे कि एक शेयर मैंने खरीदा, मेरे को 2 जन अप्लाई किया था मेरे फैमिली से, मुझे नहीं मिला, मेरे फैमिली का दूसरा मेंबर को मिला है। मिला, मैं शायद बोला था आप लोगों को, हिरनबो का ही केस कभी मैंने बताया था। ये हिरनबो का ये है प्रॉस्पेक्टस है, जस्ट देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। 372 पेज का है सर। लुक सर, 372 पेज का है हिरनबो इंडस्ट्रीज का। इसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। कंपनी के बारे में, कंपनी का एक तरह का मतलब बिजनेस में आने से पहले, ये शेयर मार्केट का खेल है, IPO आने से पहले कंपनी का डिटेल्स इसमें लिखा रहता है। कंपनी का सारा फाइनेंशियल डेटा, कंपनी का PL, बैलेंस शीट, रूल्स रेगुलेशन, बिजनेस कहाँ करता है, कौन मैनेजर है, एवरीथिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा था सर, ठीक है, जो जरूरी का चीज़ था मैंने पढ़ा था इसको, और फिर मैंने श्योर था कि हाँ कंपनी का शेयर अच्छा जाने का चांसेस है। और सीरियसली कंपनी फर्स्ट डे में ही, मतलब जिस दिन लिस्टेड हुआ, 600 का शेयर 800 में। सिमिलरली SBI में भी सेम टू सेम रिसेंट ट्रेंड में किया है मैंने, इसीलिए मुझे थोड़ा याद है तो बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। कंपनी क्या करते हैं, इसके अंदर कंपनी का MOA में क्या लिखा है, AOA में क्या लिखा है, ये भी लिखा रहता है। तो AOA MOA तो है ही सर, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होने के टाइम पे उसका बनाया जाता है, और ये प्रॉस्पेक्टस वगैरह जब कंपनी लिस्टेड होता है तब बनाया जाता है। पॉइंट इज दैट कि शेयर होल्डर मस्ट नो कि द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी, ठीक है। जैसे ये हिरनबो इंडस्ट्रीज का बात मैं जो कर रहा हूँ, ये एक फर्टिलाइजर कंपनी है, ये वर्ल्ड लेवल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है फर्टिलाइजर का, ठीक है। तो इसका काम है, अब इसमें कितना रिस्क है नहीं है इसको जानना पड़ेगा ना सर। ये बहुत मुश्किल कर रहा था सर ये सब समझ में कैसे आएगा? कौन सा चीज़ जो बाबू? पढ़ेंगे ये ऐसे जो प्रोस्पेक्टस रहता है, नॉलेज पढ़ते रहो, मुझे कैसे समझ आता है? इसका लैंग्वेज मतलब तो वही है, ओहो, बट ऐसा सा पॉइंट्स है ना कि आप लोग अभी छोटे हो सर, आप लोगों को अभी पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ सर, मुझे कैसे समझ में टर्म्स आता है, अलग है। ठीक है। तो जो ऐसे नॉट ओनली दैट कि सिर्फ मुझे समझ में आता है, मेरा काफ़ी सारा स्टूडेंट है उसको भी समझ आता है, जो शायद मेरे जैसे, मतलब मैं तो फिर भी एज में बड़ा हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरे से एज में छोटे उनको भी समझ आता है। डिपेंड करता है कि आप अगर इसको सीखते हो कि नहीं सीखते, आप अगर कंपनी के बारे में जानना चाहते कि नहीं चाहते। इफ़ यू वांट टू नो, आप जान जाओगे। ये देखो ना, मैं अभी आप लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में नहीं बोल रहा था, अभी कुछ देर पहले मैं कंपनी के स्टेटमेंट के बारे में नहीं बोल रहा था, PBT EAT नहीं बोल रहा था, यही इसी के बारे में चर्चा हो रहा था कुछ देर पहले। तो दिया रहता है सारा का सारा डिटेल्स।
ठीक है, समझ में कैसे आएगा, मतलब आपको इसका जो आप अगर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, अगर आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको दिलचस्पी है तो आप समझ जाओगे। सिंपल, कोई भी चीज़ दुनिया में टफ नहीं होता। जिनको रॉकेट बनाना होता है वो तो रॉकेट साइंस का लैंग्वेज भी समझ जाते हैं, ये तो फिर भी फाइनेंस है ना। हाँ। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट सर। कोई भी चीज़ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो इस डिपेंड करता है कि आप उस फील्ड में सक्सेस करोगे कि नहीं करोगे, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये पढ़ाई कर लो ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट चलता है मार्केट में। ठीक है, वो पढ़ाई कर लो ज़्यादा सैलरी मिलेगा, पैकेज कितना मिल रहा है, मतलब आजकल लोग इस तरह से पढ़ाई करते हैं। मुझे फ़ोन भी करते हैं गार्जियन लोग कि CS करता है करेंगे मेरे बच्चे को, तो क्या इसमें कितना सैलरी मिल जाएगा, क्या पैकेज है, CA करेगा तो क्या पैकेज है, ऐसे पहले पूछते निकले हैं। तो। नहीं निकला ना निकलना बाद का बात है, पहले निकले तो नहीं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पढ़ाई में क्या पढ़ा जाता है और मेरे बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट आएगा कैसे। आई थिंक ये मुझे लगता है ये सबसे लॉजिकल सवाल होना चाहिए। जब पेरेंट्स को, हाँ। मतलब पेरेंट्स हो या जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि सर मुझे इसमें इंटरेस्ट कैसे आएगा। ठीक है, इसको पढ़ के मुझे कितना पैकेज मिलेगा, ये सेकेंडरी सवाल होना चाहिए। ये भी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रिकेटर जो बनते हैं क्या वो ये देख के बनता है कि मुझे एक मैच खेलने का 4 लाख 5 लाख मिलेगा, करोड़ों का पैकेज मिलेगा, या फिर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्या लगता है? पसंद है। तभी ना, क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि क्रिकेटर बनने से मुझे करोड़ों मिलेगा, ऐसे तो कभी नहीं बन सकता कोई। ये कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए, नॉट ओनली कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए। ओके चलो आगे देखते हैं। धीरे धीरे टर्म्स वगैरह सब पता चलते जाएगा तो आसान यस लगेगा। यस सर। A company cannot depart from the provisions contained in the memorandum. However, imperative may be the necessity of the departure. It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power conferred on it by memorandum. If it does so, it would be ultra virus to the company and void. मतलब जो कंपनी के MOA में लिखा हुआ है, कंपनी अपने MOA के बाहर कुछ भी काम नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको अल्ट्रा वायरस बोलेंगे सर। अल्ट्रा वायरस या अल्ट्रा वायरस जो भी बोलो, और वो भॉइड हो जाएगा। भॉइड मतलब कैंसिल हो जाएगा, void मतलब कैंसिल हो जाएगा। As per section 4, memorandum of a company shall be drawn up in such a form as is given in table A, B, C, D, E of the schedule 1 of the company act 2013। उसमें मेमोरेंडम को इस तरह से बनाया जाता है सर, जैसे कि मैंने टाटा मोटर्स का भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, टाटा कम्युनिकेशंस का, जस्ट ऐसे। ठीक है, टेबल ए में क्या लिखा रहता है, टेबल बी में क्या लिखा रहता है, आपको किसी भी कंपनी का MOA पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में ये जान लेना चाहिए। देखो, टेबल ए इज ए फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी इज फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। Table C is form of memorandum of association of a company limited by guarantee and having a share capital. Table D is form of memorandum of association of an unlimited company। जिनको ये लिमिटेड अनलिमिटेड गारंटी इनको समझ नहीं आ रहा है, उनका एक क्लास है, मैं उनको शेयर करूंगा तो शायद समझ में आ जाए, शायद नहीं ऑब्वियसली आ जाएगा। ये लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। जिनका मिस है उनको थोड़ा ये क्लास करना पड़ेगा, बट जो किया है उनको तो समझ आ गया ना सर। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, हेलो, Yes, sir. है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, टेबल ई इज ए फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या लिखा होता है मेमोरेंडम में, वही सबसे पहले तो आएगा नेम क्लॉज। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, नेम क्लॉज। ये देखो, मतलब कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, लिमिटेड इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, द नेम ऑफ ए कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड, in the last word is private limited in case of private limited। this clause is not applicable on the companies formed under section 8। section 8 में कौन सा कंपनी फॉर्म होता है, कौन बोलेगा? section 8 कंपनीज मतलब क्या कंपनी सर? NPO। NPO या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम के पीछे ना तो पब्लिक लिमिटेड लगा सकते हैं ना ही प्राइवेट लिमिटेड लगा सकते हैं, बस यही सब कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाएगा सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस में ये लिखा रहता है कंपनी कहाँ का है, रजिस्टर्ड कहाँ है ये कंपनी। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पर जो आपको दिखा रहा था, ये सारा का सर इसी तरह से लिखा रहता है। ये देखो, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव, ये देखो, द नेम ऑफ द कंपनी, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हिच द कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ये पुराना है थोड़ा सा, आजकल न्यू में और बहुत सारा डिटेल्स और भी देना पड़ता है।
देख ले रहे हो सर? तो इसी तरह से कंपनी अपना एमओए को बनाते हैं। चलो हम लोग और देख लेते हैं। ये रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या है, इज टू बी सिचुएटेड। अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी क्या करते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा काम के लिए कंपनी बना है, वो सारा का सारा एकदम डिटेल्स देना पड़ेगा। ये सब काम करने के लिए सीएस का बहुत बोलबाला होता है सर, बिकॉज सीएस को ही ड्राफ्टिंग करना होता है। मैं आपको बता दूं, जो लोग सीएस का पढ़ाई भी कर रहे हो, ठीक है, को बहुत लोग हैं जो लोग सीएस के एक साथ भी पढ़ते हो, ठीक है, बट ये सब जो लीगल काम है इसमें सीएस का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, ठीक है, मतलब उन्हीं को मैक्सिमम केस में करना पड़ता है यही सब काम। If any company has changed its activities which are not reflected in its name, it shall change its name in line with its activities within a period of 6 months from a months of the change of activities after complying with all the provision as applicable to change name। अगर किसी को भी अपना एक्टिविटी को चेंज करना है तो उस चेंज के बारे में बताना पड़ता है एमओए में, तभी जाके होगा। फिर कंपनी अपना लाइबिलिटी क्लॉज में आते हैं। वही लाइबिलिटी क्लॉज में वो बताएगा कि मार्केट में अगर लोन लेता है तो फिर उसका रीपेमेंट कैसे होगा, लिमिटेड बाय शेयर्स है कि लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स का सिंपल मतलब है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर होल्डर लोग कंपनी का जितना लाइबिलिटी लेके रखा है उतना ही लाइबिलिटी मिटाएगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और कभी भी कंपनी का लाइबिलिटी मेंबर के लाइबिलिटी के तौर पे उसके पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। यही ना सर लिमिटेड बाय शेयर का मतलब? कोई मुझे एक दिन बता दो ना, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? एनीवन? कौन बताएगा? कोई तो बताओ। আমি ট্রাই করব। यस बोलो। মানে লিমিটেড বাই শেয়ারস এ পেড আপ ক্যাপিটাল থাকবে, আর আর একটা কি বলে তোমার শেয়ার ক্যাপিটাল যেটা আছে ওটা থাকবে, আর লিমিটেড বাই গ্যারান্টিতে নট নেসেসারিলি যে একটা কোনো মানে শেয়ার ক্যাপিটাল থাকতে হবে। नहीं, नॉट लाइक दैट। नहीं, सर लिमिटेड बाय शेयर में जितना का हम लोग गारंटी, मतलब लिमिटेड बाय गारंटी में जितना का हम लोग गारंटी लेंगे उतना हम लोग को देना होगा सबसे पहले। अच्छा, और लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होगा? और लिमिटेड बाय शेयर में जितना शेयर है उतना हमको देना पड़ेगा, लेकिन मेरे प्रॉपर्टी पे कोई भी हक नहीं होगा। लिमिटेड बाय शेयर्स वाला तो सही बोला है, बट लिमिटेड স্যার बाय হ্যাঁ, गारंटी वाला, हाँ। লিমিটেড বাই গ্যারেন্টি হচ্ছে গিয়ে যখন কোম্পানি উইল গেট ওয়াইন্ডেড আপ তখন যে অ্যামাউন্টটা গ্যারেন্টি করেছে তো ওটাও দেবে, মানে আর শেয়ারস হচ্ছে গিয়ে নমিনাল ভ্যালু অফ দ্য শেয়ারস আপ টু দ্যাট অ্যামাউন্ট, আর গ্যারেন্টি হচ্ছে গিয়ে একটা অ্যামাউন্ট ফার্স্টে যেমন গ্যারেন্টি করে ওটা ও পে করবে। वेरी गुड सर, वेरी गुड। देखो सर, देखो लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स में नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जब ये देखो मैंने एक स्टोरी बनाया था, चलो वही स्टोरी में ही बात एकदम सिंपल हो जाएगा। ये वाला स्टोरी याद है ना, ये अरे मेरा ड्राइंग वाला जो बहुत ऐसा लग रहा है कोई भूत भूतड़ा दिख रहा है, ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन ठीक है आप लोगों को ये याद है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सपोज मानो कि KSG स्क्वायर जो है ये जब किसी कंपनी का मतलब जो भी इनके कंपनी में शेयर होल्डर बन रहा है तो ये लिमिटेड शेयर्स क्या है, सपोज मानो कि जो इक्विटी शेयर वाले हैं, ठीक है, जो इक्विटी शेयर वाले हैं, अगर ये जो भी सपोज मानो 10 मेंबर है आप लोगों में से जो कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर है। अब लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या है, अगर एक शेयर का वैल्यू सपोज मेरा एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक है, चलो फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़, ओके, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ में से मैंने आप लोगों से एप्लीकेशंस में मांगा 2 रुपीज़, अलॉटमेंट में मांगा 3 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल में मांगा 4 रुपीज़, नहीं 4 नहीं 5 रुपीज़, ठीक है। ये इस तरह से आपको, और अगर कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर मतलब जो भी कंपनी का मेंबर बन रहा है KSG स्क्वायर का, उसको लाख शेयर लेना है, ठीक है, तो 1 लाख करके फेस वैल्यू 10% करके, मैं मार्केट वैल्यू से नहीं जा रहा हूँ, फेस वैल्यू पे ही बात कर रहा हूँ। 1 लाख शेयर 10 करके कितना शेयर हो जाएगा सर, टोटल 10 लाख अमाउंट का हो जाएगा ना। एक शेयर होल्डर से KSG स्क्वायर को 10 लाख मिलेगा, सिंपल बात कर रहा हूँ। और ये लिमिटेड बाय शेयर का कॉन्सेप्ट है, ये लिमिटेड बाय शेयर का कॉन्सेप्ट है, मतलब सिंपल है कि जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर सपोज आयन, रौनक या फिर विश्वजीत, जो भी कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब मैं 2 रुपया लिया, फिर अलॉटमेंट में 3 रुपया लिया, 5 रुपया वो लोग पेमेंट किया है, दैट मीन्स दे पेमेंट 5 लाख किया है, अभी भी 5 लाख बाकी है, 5 लाख अभी भी बाकी है जो फाइनल कॉल में मैं उनसे मांगूंगा। अब पॉइंट इज दैट कि अगर 5 लाख बाकी है तो क्या मैं ये कंपनी से, मतलब अगर कभी भी कंपनी को कोई भी लायबिलिटी पड़ता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से कितना मांग सकता है,
सपोज मानो एक कंपनी है जिसका मार्केट में लायबिलिटी हो गया, लोन है 15 लाख का, कंपनी का मार्केट में लायबिलिटी है 15 लाख का, और कंपनी अपने मेंबर से पाने वाला है 5 लाख, यही इसका ड्यू है मार्केट में। तो क्या कंपनी अपने मेंबर से 15 लाख मांग सकता है अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो? नो सर। बात समझ में आ रहा है? अगर लिमिटेड बाय शेयर है ना तो 5 लाख से ज्यादा 1 टका नहीं मांग सकता। तो सर बाकी अमाउंट कैसे चुकता होगा फिर लोन? सर बाकी 10 लाख कंपनी का एसेट बेच के देना होगा। बात कुछ समझ में आया? 15 लाख का ड्यू था, मार्केट में लाइबिलिटी है, मार्केट से कंपनी को लिमिटेड बाय शेयर के कॉन्सेप्ट में जितना मेंबर का लिमिटेड बाय शेयर जितने का उसने बोला था, ठीक है, उतना ही वो देगा, उससे ज्यादा 1 पैसा नहीं देगा। लिमिटेड बाय शेयर्स में 5 लाख ही और बाकी है मार्केट से कंपनी को मिलेगा अपने ही मेंबर से, ठीक है। तो ओन मेंबर से वो 5 लाख ही मंगवा सकता है, 1 टका ज्यादा नहीं मांग सकता, ठीक है। तभी वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, और कोई भी मेंबर का पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगा सकता कंपनी, ठीक है। कंपनी अलग, मेंबर अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। बाकी 10 लाख कहाँ से मंगवाएंगे सर? बाकी 10 लाख कंपनी अपना प्रॉपर्टी बेच के देगा। सर अगर प्रॉपर्टी बेच के भी नहीं हुआ तो फिर क्या सर, वो तो बैंकरप्टेड हो गया, वो कंपनी और कभी भी बन नहीं सकता, वो कंपनी का प्रोमोटर की कभी भी कोई भी लोन नहीं देगा, और पेपर में छप जाएगा, हर तरह का पेपर में, टीवी में आ जाएगा, बैंकरप्टेड बंदा है, कभी इसके साथ कोई बिजनेस का डील ना करे, सिंपल बात है। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, से यही बात, सपोज मानो कि एजिस कर्व वुंड अप हो रहा है या वाइंडिंग अप हो रहा है, ऐसे हालत में स्टार्टिंग में ही कुछ लोग मतलब शेयर होल्डर बोल देता है कि अगर कंपनी को कभी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में आ जाए या वुंड अप सिचुएशंस में आ जाए, अगर कंपनी का मार्केट में कोई लायबिलिटी है तो हम गारंटी लेते हैं इतना लायबिलिटी मैं चुकता करूंगा। नॉर्मली प्रोमोटर्स कॉन्सेप्ट में ये ज़्यादा होता है, जो लोग नॉर्मली कंपनी का ज़्यादा रिस्क उठाते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट में मिलता है, जो लोग लिमिटेड बाय गारंटी होता है, मतलब दे टेक द गारंटी। ये देखो यहाँ पर बहुत साफली लिखा हुआ है, एकदम क्लियर कट बोला है। In the case of company limited by guarantee, the amount up to which each member undertakes to contribute to the asset of the company in the event of its being wound up, मतलब wound up जब होगा कंपनी, उस टाइम पे जो शेयर होल्डर कंपनी के wound up में भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, मतलब मार्केट में कंपनी का एक कंपनी wound up कब होता है, एक कंपनी wound up या लिक्विडेट कब होता है, जब कंपनी का बिजनेस खत्म हो जाता है मार्केट में और आगे कुछ कर नहीं पाता, तो बेसिकली ये बिजनेस बंद हो रहा है, क्लोज कर रहा है, तो ऐसे हालत में ऑब्वियसली लायबिलिटी तो होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे लायबिलिटी कुछ भी रहेगा तो जो भी गारंटी लिया था ना वो अभी बोलेगा, हेल्प नहीं, वो उसका वादा था कि मैंने वादा करता है कि कंपनी के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, वुंड अप सिचुएशन में मैं कंपनी का इतना शेयर का गारंटी लेता हूं, तो उतना गारंटी उसको देना पड़ेगा। क्लियर है सर? लायबिलिटी क्लॉज बोलो, ये भी लिखा रहता है कौन कौन लायबिलिटी क्लॉज में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, सब लिखा रहता है। कैपिटल क्लॉज, उसमें तो पूरा का पूरा ऑथराइज कैपिटल कितना होगा, ठीक है, पेड अप कैपिटल कितना होगा, सिंपल, ठीक है। फिर आ जाएगा एसोसिएशन क्लॉज, मेमोरेंडम शैल कंक्लूड विद द एसोसिएशन क्लॉज, एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल टेक एटलीस्ट 1 शेयर एंड शैल राइट अगेंस्ट हिज नेम टू द नंबर ऑफ शेयर टेकन बाय हिम, सिंपल बात है। 1% कंपनी के केस में द नेम ऑफ द पर्सन हु इज इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। एक नॉमिनी होता है कि 1% कंपनी ना, आजकल ऐसे होता है ना, एक बंदा भी एक कंपनी बना सकता है ना, पहले नहीं था। 2013 कंपनीज एक्ट में एक बंदा भी एक कंपनी का ओनर बन सकता है और उसका एक कंपनी हो सकता है, ये न्यू रूल आया है सर, ठीक है। तो उसके केस में सिर्फ कौन न्यू कंपनी का ओनर बनेगा उसके बारे में बताया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के केस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से बताता हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है। द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायरस इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर्स, द लीगल फ्रेज अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट्स done in excess of the legal powers of the doers. The presupposes that the powers in their nature are limited. It is a fundamental rule of a company law that the object of a company has stated in its memorandum can be departed from only to the extent permitted by the act, thus far and no further. In consequence, any act done or a contract made by the company which travels beyond the powers not only of the directors but also of the company is wholly void and inoperative in law and is therefore not binding on the company. On this account, a company can be restrained from employing its fund for purpose other than those sanctioned by the memorandum. Likewise, it can be restrained from carrying on a trade different from
द वन इज ऑथराइज्ड टू कैरी ऑन। मैं आपको आगे समझाता हूँ सर, एकदम चिंता का विषय नहीं है, बट पहले मैं थोड़ा सा आपको लीगल लैंग्वेज रीड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप भी लीगल लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड हो जाओ, ठीक है। समझाना तो मुझे पड़ेगा, मैं तो भाग के जा नहीं सकता, आपको समझा के ही मुझे जाना होगा। The impact of the doctrine of ultra-virus is that a company can neither be sued on an ultra-virus transactions nor can it sue on it. Since the memorandum is a public document, it is open to public inspection. Therefore, when one deals with the company, one is deemed to know about the powers of the company. If in spite of this you enter into a transaction which is ultra-virus of the company, you cannot enforce it against the company. चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसके लिए एक फेमस केस भी है एशबरी का। यस, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीचे, द फेमस केस, ठीक है, इट्स अ फेमस केस सर, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीचे, 1875 का केस है, ठीक है। मैं आपको इस केस के बारे में यहाँ पर कुछ बोला है, यस बोला है सर, ठीक है, यस बोला है। इसके बारे में चर्चा करने से ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस आपको समझ में आएगा। चलो मैं बात करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना होगा सर आप लोगों को, एक एक करके बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये केस समझ जाओगे ना तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस भी समझ जाओगे। बस इतना समझ लो कि कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड में जाके काम नहीं कर सकता, यही है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। आगे बात करता हूं मैं। सब कोई सुन रहे कि नहीं सुन रहे सर, बोलो। हाँ सर। देखो, इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म्ड सर्विस ऑन सच ए कॉन्ट्रैक्ट और लेंट मनी, आपने गुड सप्लाई किया या फिर पैसा उधार में दिया, यू कैनॉट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवर द मनी लेंट, बट if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from parting with its by means of an injunction. This is because the company does not become the owner of the money, which is ultra virus of the company. As the lender remains the owner, he can take back the property in specie. If the ultra virus loan has been utilized in meeting lawful debt of the company, then the lender steps into the shoes of the debtor paid off, and consequently he would be entitled to recover his loan to that extent from the company. An act which is ultra virus the company being void cannot be ratified by the shareholder of the company. Sometimes act which is ultra virus can be regularized by ratifying it subsequently. For instance, if the act is ultra virus the power of the directors, the shareholder can ratify it. If it is ultra virus the article of the company can alter the article. If the act is within the power of the company but is done irregularly, shareholder can validate it. The lending case through which the doctrine is enunciated is that the Ashbury Railway Carriage and Iron Company versus Riche. अब मैं खेल आपको बताता हूँ, ये क्या, पहले तो एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले तो थोड़ा कंसंट्रेशन रखो और फिर एग्जाम्पल समझ लो। केस एकदम सिंपल है कि अगर कोई कंपनी को किसी ने लोन दिया है और अगर वो लोन, अच्छा मानो कि आपको किसी ने लोन दिया है और आपने उस लोन का अमाउंट जो है खर्चा नहीं किया, तो क्या वो पैसा आपका हो गया? लोन का पैसा आपको मिला है, शायद बैंक से ही मिला हो, बट जिस पर्पस के लिए आपको लोन दिया था वो आपने यूज नहीं किया, तो क्या पैसा का ओनर आप बन गए क्या? आपके पास है बोल के? नो सर, वो बैंक का ही पैसा है ना, आपने यूज नहीं किया अभी तक, दैट्स अ डिफरेंट इशू, ठीक है। मैं आपको रियल और भी केस बताऊंगा। तो यहाँ पर सिंपल वही बोला है, इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म सर्विस ऑन सच ए कॉन्ट्रैक्ट और लेंट मनी, यू कैनॉट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवर द मनी लेंट, बट if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from parting with it by means of an injunction. आप उस पेमेंट पे इंजंक्शन लगा सकते हो कि भाई जो पेमेंट मैंने आपको किया आप वो पैसा को फर्दर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो पैसा उसका नहीं है। इंजंक्शन जरूर बैंक लगा सकते हैं या जो भी उधार दिया है वो लगा सकते हैं। इंजंक्शन लगाना मतलब रोक लगा देना, ठीक है, प्रिवेंट मतलब स्टॉप कर देना, इंजंक्शन मतलब काम आगे नहीं बढ़ेगा। दिस इज बिकॉज द कंपनी does not become the owner of the money, which is ultra virus the company, because पैसा जो है वो कंपनी का पावर के अंदर नहीं आता। as the lender remains the owner, because जो lender है वही उसका ओनर है, he can take back the property in specie. if the ultra virus loan has been utilized in meeting lawful debt of the company, अगर कंपनी का कोई lawful debt है, मार्केट में कोई लोन है उसको मतलब रिपे करने के लिए यूज कर रहा है, then lender steps into the shoes of the debtor paid off and consequently he would be entitled to recover his loan to that extent from the company. मतलब जितना
वो लीगल डेप्ट है उतना ही वो मार्केट से उठाने का काम कर सकता है, जो क्योंकि वो लेंडर है तो कंपनी से पैसा तो बाद में मांग ही सकता है। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी बीइंग वॉइड, जो कंपनी के काम के बाहर है और फिर भी कंपनी वो काम करता है वो वॉइड हो जाता है। कैनॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, उसको कंपनी का शेयर होल्डर रेटिफाई नहीं कर सकता। समटाइम्स act which is ultra virus can be regularized by ratifying it subsequently. For instance, if the act is ultra virus, the power of the directors, the shareholder can ratify it. If it is ultra virus, the article of the company, मतलब जो AOA होता है ना सर, वहां पर चेंज किया जा सकता है। लेकिन बिफोर दैट आपको मैं एक बार एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीचे का केस एक बार बताऊंगा, तो आपको ये केस और समझ में तभी आएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल बोला जाए कि जो कंपनी के पावर के बियॉन्ड है आप वो काम नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वॉइड हो जाएगा। सिंपल यही है होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। बट अगर थोड़ा डिटेल्स में समझे तो आपको एशबरी का केस समझना पड़ेगा। रियल केस है। द फैक्ट ऑफ दिस केस है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी क्या था? टू मेक सेल और लैंड ऑन हायर, टू मेक सेल और लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वॉगन्स। ठीक है, रेलवे का जो वागन होता है ना सर, मालगाड़ी वगैरह होता है, देखे हो सर? रेलवे में वागन का जो होता है ना सर, मालगाड़ी देखे हो आप लोग? नहीं देखे क्या? हाँ यस सर देखे। हाँ, रेलवे वागन्स देख लो एक बार फिर भी, जिसने अगर सोच रहे कि क्या है। ये कुछ इस तरह का देखने में होता है। ठीक है, रेलवे वागन्स। तो ये जो कंपनी है, ये जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, टू मेक सेल और लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेज एंड वागन्स, ये इसका बिजनेस है। इसका एमओए में लिखा हुआ है, ये जो एशबरी रेलवे है ना, इसका काम यही है। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, ओके, वर्सेस रीचे का केस। और क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का? टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में काम लेता है। टू परचेज, मतलब इसके पास इंजीनियर है और ये कॉन्ट्रैक्ट में काम लेता है। टू परचेज, लीज, सेल एंड वर्क माइंस, लीज में माइन भी देता है, मतलब परचेज करता है। टू परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स ऑफ एजेंट्स, कोल, टिम्बर एंड मेटल एटसेट्रा, ये काम इसका है। नाउ ध्यान से सुनना, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद रीचे। ठीक है, एशबरी रेलवे कैरेज का जो डायरेक्टर है वो रीचे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन इन बेल्जियम। बेल्जियम में एक रेल लाइन बनना है, उसका कंस्ट्रक्शन का फाइनेंस करेगा। जैसे एक कंपनी है इंडिया में, रिसेंटली आईपीओ आया है, IRFC, नाम सुने हो सर? ऑलरेडी इसका शेयर मार्केट में आ गया, इसका शेयर ऑलरेडी मार्केट में आ गया। इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी, ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका काम ही है रेलवे को फाइनेंस करना। जहां पर भी रेलवे का प्रोजेक्ट होता है उसमें पैसा डालना इनका काम होता है। बेसिकली एक इंटरेस्ट के साथ ही करता है सर, ऐसे फ्री में नहीं करता। इंडियन रेलवे का ही एक बिजनेस है, बट ये फाइनेंस में पैसा डालते हैं। अभी इसका शेयर चल रहा है 24.85, ये एक मंथ हुआ, हार्डली 26 रुपये में लिस्टेड हुआ, थोड़ा सा डाउन में है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। ये लॉन्ग रन के लिए अच्छा कंपनी है। अभी इसका बिजनेस उतना खास कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, चलो उसमें बात नहीं करना है। तो ये सिमिलर काम करना चाहता है 1875 में, कौन? ये एशबरी रेलवे कैरेज। And the company further ratified this act of the directors by passing a special resolutions। तो कंपनी के अंदर ये स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास किया कि वो ये फाइनेंस का काम करेगा। The company, however, repudiated the contract as being ultra virus and Riche brought an action for damages। मतलब लेकिन बाद में ये अल्ट्रा वायरस हो गया, मतलब एक्चुअली ये कंपनी का काम था ही नहीं, कंपनी रेलवे फाइनेंस का काम करता ही नहीं है। And Riche brought an action for damages for breach of contract। His contention was that contract was well within the meaning of the word general contractors and hence within its powers. Moreover, it had been ratified by a majority of shareholders. However, it was held by the court that the contract was null and void. It said that the terms of general contractor was associated with the mechanical engineers. That is, it had to be read in connection with the company's main business. If the term general contractor was not so interpreted, it would authorize the making of contract of any kind of every descriptions, for example, marine and fire insurance, etc. Wait, sir. तो अल्टीमेटली खेल क्या हो गया? अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया सर? नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी, इट कैनॉट बिकम इंट्रावायरस बाय द रीजंस ऑफ एस्ट्रोपेल, एक्विजिशंस, लैप्स ऑफ टाइम, डिले और रेटिफिकेशंस। द होल पोजीशंस रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कैन बी सम्ड अप। लेकिन पहले तो आपको मैं एक कहानी एक बार बता दूं, ये खेल समझ में आ गया? ये जो रेलवे एशबरी रेलवे कैरेज जो है, ये रीचे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया?
कि वो रेलवे फाइनेंस करेगा बेल्जियम में, क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेता है। बट कंपनी किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेता है? मैकेनिकल इंजीनियर का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। फाइनेंस करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है क्या? कंपनी कॉन्ट्रैक्ट तो लेता है, बट किसका कॉन्ट्रैक्ट लेता है? हेलो सर, बात समझना। ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियर सप्लाई करता है, लेकिन क्या रेलवे फाइनेंस करता है? नो सर। नहीं। तो अल्ट्रा वायरस हो गया ना। तो पहले तो ये कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन में पास कर दिया था, फिर कुछ दिन बाद ये रेपुडिएट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अल्ट्रा वायरस बोल दिया। अब रीचे तो फंस गया ना कॉन्ट्रैक्ट करके। अब रीचे तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन था, एजेंट की तरह काम कर रहा था, वो कंपनी के साथ टाई कर लिया, लेकिन रीचे तो वो फंस यानी गया। पैसा लगाया। हाँ, रीचे ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पैसा लगाया, लेकिन कंपनी बाद में बोल रही है अल्ट्रा वायरस हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसका डीलिंग टाइम सब तो कैंसिल हो गया ना, उसका तो लॉस हो गया। अब वो कंपनी के अगेंस्ट में केस करना चाहता है रीचे, क्या कर पाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लगा रहा था ये कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, लगा पाएगा? नो सर। नहीं लगा No, पाएगा, बिकॉज उसने पढ़ा ही नहीं ठीक ठाक से एमओए। उसको पता होना चाहिए था कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको इसका नॉलेज होना चाहिए था कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके कंपनी काम कर रहा था, तो ये तो अल्ट्रा वायरस है, ये कर ही नहीं सकता। समझ में आया सर? तो इसलिए कोर्ट ने रीचे के फेवर में कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन हाँ, कंपनी को ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। डिटेल्स केस आप जाके पढ़ सकते हो, इसका जस्ट नाम लिखना गूगल में, आपको पूरा दिखा देगा। तो अल्टीमेटली सम अप करते हैं। बोलो कंपनी तो सर। फिर गलत एक तरह से, मतलब जो है वो तो नहीं दिखाया ना, मतलब कंपनी ने गलत किया। कंपनी गलत कर सकता है, लेकिन वही बात बोल रहा है ना सर, अल्ट्रा वायरस का मैं इसको बाद में आपको इंडोर मैनेजमेंट में बढ़ाऊंगा। इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो इंट्रा वायरस होगा या इंडोर मैनेजमेंट होगा कि कंपनी अपने अंदर के में क्या कर सकता है। लेकिन फिलहाल ये अल्ट्रा वायरस है कि कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकता। कंपनी ने गलत तो किया ही है, लेकिन जो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको भी पता होना चाहिए कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का क्या पावर है। अगर फिर भी आप कंपनी के अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इल्ज़ाम लगाते हो, तो ये आपका प्रॉब्लम है, कंपनी का नहीं। बात समझ में आ रहा है सर? लॉ बड़ा हाँ। गजब कॉन्सेप्ट है, आपको आगे आगे और समझ आएगा, वेट करना, पहले तो ये कर समझ लो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएटेड विद मैकेनिकल इंजीनियर्स, इट हैड टू बी रीड इन कनेक्शन विद द कंपनीज मेन बिजनेस। इफ द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाज नॉट सो इंटरप्रेटेड, इट वुड ऑथराइज द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल मेरीन एंड फायर, जो भी हो। लेकिन कुछ तो ऐसा हो ही था ही नहीं, तो फिर यहाँ पर सिंपल वही बोल रहा है। द होल कॉन्सेप्ट क्या रहा, पोजीशंस रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कैन बी समड अप, इस तरह से आप सम अप करो। व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म विच दो लीगल इन इटसेल्फ, ऐसे लीगल है, इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज आपको ऑथराइज नहीं करता है, लेकिन लीगल है। रेलवे को फाइनेंस करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर, रेलवे फाइनेंस का काम तो कोई इलीगल काम नहीं है, नहीं है ना। लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था, एमओए में नहीं था, मेमोरेंडम में। और बाय द स्टैट्यूट इट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, हेंस ये नाल है एंड वॉइड है, ये पहले से ही वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है। An act which is ultra virus, the company cannot ratify it even if the unanimous consent of all the shareholder, मतलब चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, ये चेंज नहीं कर सकता। An act which is ultra virus, the directors but inter virus the company can be ratified by the members of the company through a resolution passed at a general meeting। मतलब जो एक्ट डायरेक्टर के लिए अल्ट्रा वायरस है बट इंटर वायरस कंपनी के लिए है, तो इस केस में रेटिफाई किया जा सकता है, मतलब लिटिल बिट चेंजेस या फिर जो भी जरूरत है कर सकते हैं, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, but वो भी subject to matter in a fact if an fact is ultra virus the article it can be ratified by altering this article by the special resolution at a general meeting। अगर आर्टिकल में कुछ चेंजेस करना है तो इन दैट केस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हो सकता है। अब आप लोगों को शायद ये रेजोल्यूशंस के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग आगे आगे चर्चा करेंगे सर, स्पेशल रेजोल्यूशंस कंपनी के मीटिंग वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है कि रेजोल्यूशन कैसे पास होता है। However, the disadvantage of the doctrine outweigh is the main advantage, namely to provide protection to the shareholder and creditors। इस particular concept का main जो है, the disadvantage of this doctrine outweigh
its main advantage, namely to provide protection to its shareholder and creditors, although it may be useful to members in restraining the activities of the directors. It is only a nuisance so far as it prevents the company from changing its activities in a directions which is agreed by all. Again, the purpose of doctrine of ultra vires has been defeated, as now the object clause can be easily altered by passing just a special resolutions of the shareholder. आज के डेट में ये काफी easy concept हो गया कि easily object clause special resolution पास करके चेंज किया जा सकता है. तो ये बेसिकली शेयर होल्डर या क्रेडिटर के लिए डिसएडवांटेज है, बट डायरेक्टर या मेंबर के लिए एक अच्छा पॉइंट है, बिजनेस के लिए अच्छा बात है. नेक्स्ट दिन हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट पढ़ेंगे. मैं आप लोगों को फिर इतना बोलूंगा कि आप लोग घर में एक बार डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को प्लीज आराम से गो थ्रू कीजिए, एमओए को पढ़िए, ठीक है. फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएंगे और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट बताऊंगा. फिर मैं दोनों का डिफरेंस फिर से बात करूंगा, अल्ट्रा वायरस एंड इंटर मैनेजमेंट. फिर आप लोगों के मन में अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो फिर ये प्रॉब्लम टोटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि एक्चुअल में कैसे होता है अल्ट्रा वायरस एंड एक्चुअल में कैसे होता है इंटर मैनेजमेंट. हेलो, बोलो सर. सर जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कंपनी और किसी बीच या दो कंपनी के बीच, और बाद में किसी एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट सही किया, बाद में कंपनी मिल के रेजोल्यूशन खुद का पास कर लेता है कुछ और, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कुछ था, बाद में खुद से उसको चेंज कर दिया, तब ऐसे में उस केस में भी आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी को चेंज किया कि नहीं किया. आप कंपनी के साथ कोई भी डील करो ना, आपको कंपनी के बारे में हर केस में समझना पड़ेगा. अगर कंपनी जानबूझ के करता है तो फिर उसके केस में तो कंपनी को तो पेनल्टी होगा ही. अगर कंपनी ऐसा नहीं कि कंपनी को फेवर है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा. ठीक है सर, वेट करो. आप जो भी डाउट हो रहा है ना इंटर मैनेजमेंट एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक बार पढ़ने दो, फिर आपको जो भी डाउट है आप पूछना, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. अभी जितना हुआ है उसको गो थ्रू करो एक बार, फिर मैं एनालाइज और आप लोगों से लूंगा एनालाइज. ठीक है, एक क्लियर है रे सबको, बोलो. यस सर. ठीक है सर, ठीक है सर, पढ़ लो एक बार इसको. ओके चलो, बाय, टाटा. बाय बाय. बाय सर. बाय. Rakchi dada. ओके, टाटा टाटा. Rakchi dada. यस, बाय.